हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग का इकोनॉमिक्स का पहला लेक्चर रहने वाला है। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और फिज़िक्स ख़त्म करने के बाद अब हमारा अगला सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। ठीक है। तो आज हम लोग का पहला लेक्चर है जिसमें कि हम बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी देखने वाले हैं। बेसिक्स का मतलब एकदम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ेंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ेंगे। बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हम डिफरेंट टाइप्स में इकोनॉमी को डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा साथ साथ हम PYQs भी अटैम्प्ट करेंगे, प्लस जो कल आप लोगों का ऑल इंडिया GK टेस्ट हुआ था उसके विनर्स भी हम देखेंगे, लेकिन वो सारी चीज़ें करने के बाद आने की लास्ट में। ऑलराइट, चलिए तो एक बार सभी लोग कंफर्म करेंगे कि सारी चीज़ें प्रॉपर हैं, तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जो कि रहने वाला बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी में। और काफ़ी लोगों का इकोनॉमिक्स दर्द रहता है, लेकिन इसके बाद आप लोगों का दर्द नहीं रहेगा इन सारे लेक्चर्स को अटैम्प्ट करने के बाद। और इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूँ तो रफली, क्योंकि काफ़ी लोग के डाउट्स आने लगेंगे अभी से कि कितने मंथ चलेगा ये वो, ठीक है। तो भाई 2 हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा। और 2 हफ्ते का मतलब ये नहीं है कि 7 दिन लेक्चर्स रहेंगे, जैसे कि हमारा रहता है 5 दिन का लेक्चर, यानी 10 लेक्चर्स में आपका इकोनॉमिक्स जो है ख़त्म हो जाने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला लेक्चर जिसमें कि बहुत ही बेसिक से देखेंगे। तो आज का लेक्चर ऐसा नहीं होगा कि बहुत कुछ समझ नहीं है आपको, आसानी सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो ये है कि आपका फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, ओके। हैप्पी बर्थडे, अच्छा सुधर जाओ। आगे बढ़ते हैं, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर इंडियन इकोनॉमी। और टॉपिक 1 है हमारा बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी। तो सबसे पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। अब डिफरेंट टाइप्स, वही है ना कि बेसिस क्या है क्लासिफिकेशन का। अगर बेसिस ये है कि कौन ऑपरेट कर रहा है, कौन एक तरह से लीड रोल में फ्रंट फुट पे खेल रहा है, गवर्नमेंट खेल रही है कि प्राइवेट प्लेयर खेल रहा है, तो वो अलग हमारा टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन हो जाएगा। वो भी देखेंगे इसके बाद, जस्ट अभी बात। लेकिन यहाँ पे हम मोटे मोटे तौर पे इकोनॉमिक्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक को बोल सकते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरे को माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि हिंदी के भी टर्म्स में यहाँ पे यूज़ करूँ। तो दूसरा होता है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसको बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र और इसको सूक्ष्म अर्थशास्त्र। अब बात करते हैं कि इनमें बेसिस ऑफ डिफरेंस है क्या। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ेंगे, एक जैसे हम कंट्री की GDP पढ़ रहे हैं, आप इसको ऐसे समझो, कि आप इसको ऐसे समझो, आप एक जैसे मान लो कि एक फॉरेस्ट है, ठीक है, एक जंगल है। आप पूरे जंगल को पढ़ रहे हो कि भाई जंगल में इस तरह के जानवर मिलते हैं, इस तरह के पेड़ पौधे मिलते हैं, इस तरह का वेजिटेशन मिलता है, यहाँ पे इस तरह की सॉइल है। जंगल का मैंने एग्जांपल इसलिए दिया बिकॉज अभी हम लोग ज्योग्राफी पढ़ के आ रहे हैं, तो थोड़ा आप ज़्यादा को रिलेट कर पाएंगे। वहीं पर अगर मैं सिर्फ एक पेड़ के बारे में पढ़ूँ कि एक पेड़ में जो नंबर ऑफ इसमें कर्व्स हैं, तो उस समय ये पता चल जाता है कि इसकी एज कितनी है, पत्तियां ये कब झाड़ता है अपनी। तो इस तरह से हम अगर उसके पेड़ की स्टडी कर रहे हैं, और पेड़ वगैरह से जंगल से याद आया कि अमेजॉन की जो रेन फॉरेस्ट है, जो हम लोगों ने देखा था कि वो एवरग्रीन फॉरेस्ट है ना, ब्राज़ील में, तो वहाँ पे वर्ल्ड का भी सबसे लंबा सांप मिला है ना, एनाकोंडा। आपने देखा होगा कैसे कैसे लोग होते हैं डेयरिंग, मतलब उसके बगल में एकदम शूट कर रहा है, आपने हो सकता है देखा हो वीडियो, है ना। तो अगर हम इस तरह से कर रहे हैं कि अगर सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें कलेक्टिवली पढ़ रहे हैं, तो उसको मैक्रो में डालेंगे, ठीक है, किसी भी चीज़ का मैक्रो होगा। और अगर उस एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में पढ़ेंगे तो माइक्रो के बारे में। अब इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स में हम पढ़ेंगे GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, राष्ट्रीय इनकम दैट इज़ नेशनल इनकम, जो कि GDP उसी का ही पार्ट है, ठीक है। फिर हम इसमें क्या पढ़ेंगे, हम मुद्रास्फीति के बारे में पढ़ेंगे, इन्फ्लेशन यानी कि चीज़ों के दाम क्यों बढ़ते हैं, क्यों घटते हैं। ये सारी चीज़ें जो हम पढ़ेंगे वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएंगी, यानी कि कंट्री को एज अ होल पढ़ रहे हैं, वहाँ पे किस तरह से जनरल राइज इन प्राइसेस हो रहा है, डिक्रीज इन प्राइसेस, वो मैक्रो में आएगा। माइक्रो में अगर हम बात करें तो एक इंडिविजुअल या फिर एक फर्म के बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे एक फर्म है तो किस तरह से ऑपरेट कर रहा है वो हम पढ़ लिया। या फिर इंडिविजुअल में हम क्या पढ़ते हैं, तो इंडिविजुअल में जैसे कि हम पढ़ेंगे डिमांड एंड सप्लाई क्या होती है, डिमांड एंड सप्लाई। तो कोई भी चीज़ जो हम इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ेंगे, छोटे लेवल पे पढ़ेंगे, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। और बड़े लेवल पे पढ़ेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोल दूं कि मॉनेटरी पॉलिसी टूल, क्योंकि ये टर्म्स अभी हमने किए नहीं है, अगर अगर आपको पता है तो ठीक है, आप आंसर कर सकते हो, नहीं तो सारी चीज़ें हम अभी करेंगे। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि हम एकदम ज़ीरो हैं एकदम इकोनॉमिक्स में, सारा चीज़ें ज़ीरो से लेकर आप हीरो बन जाएंगे। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर में आएगा, ठीक है, जो भी चीज़ बड़े लेवल पे पढ़ेंगे। और जो इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडिविजुअल का पढ़ रहे हैं कि कोई क्यों
क्यों कोई मान लेते हैं कि सामान ए को खरीदता है और सामान बी को नहीं खरीदता है, फिर बी को प्रेफर करता है, ए को उतना नहीं करता। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं वो एक इंडिविजुअल के बारे में पढ़ रहे हैं, उसकी प्रेफरेंसेस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स में रखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि भाई एक नॉर्मल कार, ठीक है, उसका उतना क्रेज़ नहीं होता है, लेकिन अगर आप वही, है ना कि चार छल्ले वाली गाड़ी हो, है ना, ये ऑडी का साइन ऐसा ही तो होता है, ऑडी हो गई, BMW हो गई, जो एकदम महंगी कार्स होती है तो उनका क्रेज़ ज़्यादा होता है। तो क्यों लोग, उसका प्राइस ज़्यादा है, ठीक है, फीचर्स भी ऐसा कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, तो फिर भी इसको क्यों प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हम इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ते हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। टू समराइज इन हिंदी में बोल सकता हूँ कि यहाँ पे हम आर्थिक क्रिया जो कि संपूर्ण रूप से हम अगर अध्ययन करते हैं समस्त आर्थिक क्रियाओं का, तो उसको बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में अगर बात करें तो इसमें व्यक्तिगत आय हो गई, व्यक्तिगत इकाइयों के बारे में हम पढ़ते हैं कि किस तरह से उत्पाद वगैरह इन सब का अध्ययन किया जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। अब यहाँ पे इसके फादर मदर भी पढ़ लेते हैं, बिकॉज कभी कभी पूछ लेता है। जैसे कि अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स में अगर हम बात करें तो इसके फादर कहे जाते हैं इंग्लैंड के। एक बार तो यही पूछ लिया SSC सीजीएल में, अभी हम लोग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे कि ये जो जेम केन्स हैं, जो इनके फादर हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के, जॉन मेनार्ड केनेस इनका पूरा नाम है, ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो अभी जैसे हमने बताया इंग्लैंड से, ठीक है, इंग्लिश। फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर पूछ ले तो ये हो जाएंगे एडम स्मिथ, USA के एडम स्मिथ। इन्होंने एक बुक लिखी थी, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान में रखिएगा, और वो है वेल्थ ऑफ नेशंस, इनकी किताब का नाम है ये, ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशंस। तो जो हम कल से चीज़ें स्टार्ट करने वाले वो यही चीज़ें पढ़ने वाले, मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती। कल हम लोग नेशनल इनकम स्टार्ट करेंगे, बड़े मज़ेदार कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। तो नेशनल इनकम, GDP, GNP क्या होता है, NDP क्या होता है, सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। इन्फ्लेशन क्या होता है और डिमांड एंड सप्लाई, ये सारी चीज़ें हम लोग कल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये अपने बेसिक समझ लिए। अब यहाँ पे आते हैं हम डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। अब ये क्या पढ़ रहे थे, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। अब आते हैं डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा सभी को। यहाँ तक अभी मैंने ऐसा कुछ ज़्यादा बहुत भारी भरकम चीज़ भी नहीं बताई, चल क्यों नहीं रहा, चलो एक सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया यार इसको, तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, यानी कि अर्थव्यवस्था के प्रकार। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की अगर हम बात करें, 3 सेक्टर्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं बेसिकली, मोटे मोटे तौर पे 3 सेक्टर्स। पहला है हमारा कैपिटलिस्ट, जिसको कि पूंजीवादी बोलते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा है सोशलिस्ट, यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्टिक इकोनॉमी। और तीसरा है हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड, यानी ये पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब यहाँ पे इसके बारे में हम चीज़ें पढ़ने कि भाई कैपिटलिस्ट अगर हम बोल रहे हैं इसको तो क्यों बोल रहे हैं, ये सोशलिस्ट से अलग कैसे है और वो मिक्स से कैसे अलग है। तो अब हम यहाँ पे मैं एक करके इस तरह से लिख देता हूँ। नेक्स्ट सेकंड, चलो यहीं पे लिख लेते हैं, यहाँ पे ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पे मैं क्लासिफिकेशन में नहीं यार, यहाँ पे लिखते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, यहाँ पे इस तरह से सबसे पहले लिख लेते हैं कैपिटलिस्ट, ठीक है। यहाँ पे सोशलिस्ट और यहाँ पे लिख लेते हैं मिक्स्ड, ठीक है। अब इनको हम डिफरेंट पैरामीटर्स में देखेंगे। जैसे डिफरेंट पैरामीटर से मतलब है, पहला हमने देख लिया कि ओनरशिप, ये हमारा पहला पैरामीटर है जिसमें कि हम डिस्टिंग्विश करेंगे, अंतर जानेंगे पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या अंतर होता है। तो ओनरशिप की अगर हम बात करें, जिसको हिंदी में स्वामित्व बोलते हैं, तो कैपिटलिस्ट जो इकोनॉमी होती है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कैपिटलिस्ट का मैं एग्जांपल अगर कोट करूँ तो USA वुड बी अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट का मतलब ये होता है कि जहाँ पे पैसा बोलता है, बस ऐसे समझ लो, जहाँ पे पैसा बोलता है। पैसा बोलता है मतलब अगर मैं किसी चीज़ की डिमांड कर रहा हूँ, यहाँ पे चीज़ें डिमांड एंड सप्लाई से काम करती हैं, यहाँ पे चीज़ें डिमांड एंड सप्लाई से काम करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी है, ठीक है, या फिर मान लो कि कोई एक सोसाइटी है, वहाँ पे किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड है कि ये चीज़ हमें चाहिए चाहिए, ये चीज़ चाहिए। वो चीज़ कुछ भी हो सकती है, जैसे कि डिमांड है यहाँ पे कि भाई लोगों को शाम को क्या होता है ना, काम कर करके थक जाते हैं, तो लोगों को थोड़ा सा, समझ रहे हैं आप, ठीक है, तो चाहिए शाम को, तो ये क्या डिमांड है, डिमांड है, फुलफिल करी जाएगी।
अब उसी में से 2-3 लोग ऐसे हैं जो शाम को ये कंज्यूम नहीं करना चाहते, नॉवेल पढ़ना चाहते हैं। ये जो कंज्यूम करना चाहते हैं ये हैं, मान लो कि एक गांव है, उसमें मान लेते हैं 3,000 लोग हैं जो इसकी डिमांड कर रहे हैं, और नॉवेल जो पढ़ने की डिमांड कर रहे हैं 3 लोग। तो कोई भी कंपनी ये काम नहीं करेगी क्योंकि उसको प्रॉफिट नहीं है। तो जो चीज़ें प्रॉफिट पे काम करती हैं वो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, उसको बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। यहाँ पे प्रॉफिट है नहीं है, यहाँ पे प्रॉफिट है दबा के है, तो ये होगी। यानी डिमांड और सप्लाई पे चीज़ें काम करती हैं। सोशलिस्ट में अगर बात करें तो यहाँ पे नीड पे काम करती हैं चीज़ें। नीड इन द सेंस कि अगर यहाँ पे 5 लोग हैं, ठीक है, जो बहुत जोर का बीमार हैं या फिर अक्सर बीमार पड़ जाते हैं, मान लो कि 20 से 25 लोग अक्सर बीमार पड़ जाते हैं, किसी कंपनी के लिए यहाँ पे कुछ ऐसा करना प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता है, लेकिन क्योंकि वो ज़रूरी है, वो नीड है, इसलिए वो गवर्नमेंट आएगी वहाँ पे और उस चीज़ को फुलफिल करेगी। तो यहाँ पे क्या है, वहाँ पे डिमांड है, यहाँ पे नीड है जो वो कर रही है। मिक्स्ड क्या है, दोनों के बीच का है, दोनों के बीच का है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ तो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में अगर बात करें यूएसए, सोशलिस्ट में अगर बात करें जैसे कि रशिया हो गया, जो पहले यूएसएसआर होता था, रशिया हो गया, चाइना हो गया, काफ़ी सारी कंट्रीज़ तो हैं, जैसे जैसे श्रीलंका हो गई, वियतनाम हो गई, ये तो नाम में अपने सोशलिस्ट लगाते हैं। लेकिन हम जैसे कि इंडिया हैं, हम कैसे हैं, हम मिक्स्ड में आते हैं, बीच में आते हैं, ठीक है। हमारे अंबानी अडानी जैसे प्लेयर्स भी खेलते हैं और गवर्नमेंट ने भी अपनी कहीं कहीं मोनोपोली बना के रखी है। अभी क्यों किया जाता है, अभी धीरे धीरे करके समझेंगे। सोशलिस्टिक की अगर बात करें तो जैसे हमारा कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन में, बिकॉज हम पढ़ चुके हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, प्रियम्बल प्रस्तावना में लिखा हुआ है ना, सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक लिखा हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। नाम में नहीं है, हमारे कंट्री के नाम में नहीं है, जैसे कि श्रीलंका और वियतनाम में है, लेकिन है ऐसा। लेकिन अब धीरे धीरे बात चल रही कि सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड को हटा दो प्रियम्बल से, बिकॉज धीरे धीरे वो धीरे धीरे हम कैपिटलिस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ओनरशिप की अगर बात करें तो कैपिटलिस्ट में किसका होगा, प्राइवेट के हाथ में होगा, वो कोई इंडिविजुअल हो सकता है या फिर कलेक्टिव फर्म हो सकता है। सोशलिस्ट में गवर्नमेंट की ओनरशिप होती है, गवर्नमेंट की। और इसमें क्या होगा, इसमें बोथ लिख लो सब, इसमें तो वही बीच का है। यानी कि जैसे कि काफ़ी सारे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी होंगे जहाँ पे प्राइवेट प्लेयर की ओनरशिप होगी, काफ़ी सारे होंगे जहाँ पे गवर्नमेंट। जैसे कि अगर हम बात करें इंडियन रेलवेज़ की, तो अभी भी ज़्यादातर गवर्नमेंट ही है, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, लेकिन अभी भी आप प्राइवेट ट्रेन में ट्रैवल नहीं करते हैं, गवर्नमेंट वाली ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, तो इक्का दुक्का हो सकता है, लेकिन मेन क्या है, गवर्नमेंट ही है अभी, उसकी मोनोपोली एक तरह से अगर हम देखें रेलवे में, तो वहाँ पे वो ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। कई सारे ऐसे हैं जैसे एटॉमिक हमारे पावर स्टेशंस हैं, तो वहाँ पे प्राइवेट ऑपरेट नहीं कर सकते, वो गवर्नमेंट के अंडर में ही ओनरशिप है। लेकिन कई सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स, बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे प्राइवेट में ओनरशिप है। जैसे आज मान लो शिक्षा है, ठीक है, एजुकेशन है, तो जैसे मैं आपको ऑनलाइन एजुकेशन दे रहा हूँ, तो मैं प्राइवेट ही तो हुआ, गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ी ना मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, है कि नहीं। तो एक तरह से कैपिटलिस्ट का एग्जाम्पल हुआ, और अगर गवर्नमेंट सरकारी स्कूल हुए वो सोशलिस्ट का एग्जाम्पल है। तो हमारे यहाँ दोनों खेल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स होंगे ही नहीं, अगर होंगे ही नहीं देन सोशलिस्ट हम बोल सकते हैं। दूसरा फैक्टर पे आते हैं, दूसरा पैरामीटर, एंड दैट इज़ आपका यहाँ पे ओनरशिप हो गया। मोटिव अगर हम बात करें, यहाँ पे मोटिव क्या होता है, तो यहाँ पे मोटिव क्या होगा, प्रॉफिट, पैसा। यहाँ पे क्या प्रॉफिट होगा, सर यहाँ पे क्या मोटिव होगा, यहाँ पे मोटिव होगा सोशल वेलफेयर, यानी कि समाज कल्याण। समाज का कल्याण करना है, सोशल वेलफेयर करना है, पैसा जनरेट करना हमारा पर्पस नहीं है। देखिए अब ये भी डिबेट हो सकती है, सर कौन सा सही है, लगता तो ये हमें सही है सोशलिस्ट, लेकिन ये भी सही है, दोनों के फायदे हैं, इसीलिए हमने मिक्स चुना भी। उस पर भी डिस्कशन करेंगे कौन सही है कौन गलत, इस पर भी वो ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आप यूपीएससी का कोई मेंस लिखने नहीं जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे इसको, है ना, सो दैट आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। सोशल वेलफेयर यहाँ पे मोटिव होता है और यहाँ पे अगेन बोथ, ठीक है। तीसरा फैक्टर हम यहाँ पे ले लेते हैं और वो है कि गवर्नमेंट का रोल, यानी सरकार की भूमिका। गवर्नमेंट का रोल, यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल होगा, नो नहीं होगा, यहाँ पे कोई भूमिका नहीं, यहाँ पे पूरी भूमिका होगी, यहाँ बीच का होगा, ठीक है। यानी कि इसको बोल सकते हैं कंट्रोल्ड इंटरफेरेंस बाय गवर्नमेंट, यानी कि सीमित भूमिका हम बोल सकते हैं यहाँ पे है। चौथा हम ले लेते हैं, यहाँ पे चौथा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, यानी कि आय का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की अगर हम बात करें, आय का वितरण कैसा होता है, तो यहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होगा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो बिजनेस ऑपरेट कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे ये जो बना रहा है, उसके पास इन लोगों से पैसा जाएगा, धीरे धीरे धन ऐसे 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 इधर को मूवमेंट हो रहा है ना, पूरा मूवमेंट इधर को हो रहा है। तो ये अभी हमारे यहाँ कानपुर में तम्बाकू तम्बाकू समझते होगे ना, तम्बाकू जो कारोबारी हैं
उनके घर में छापा पड़ा है, कई दिनों से छापा पड़ रहा है। लग्जरी गाड़ी जो पॉर्श वगैरह, लैंड रोवर, जाने कौन कौन सी रोवर्स आती हैं, ये गाड़ियाँ। दिल्ली में बंगलो बने हुए, वहाँ पे कई सारी लग्जरी गाड़ियाँ, गुजरात में बने हुए तम्बाकू कारोबारी हैं सर जी। समझ रहे हैं ना आप तो कितने क्योंकि हमारे यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है ना तम्बाकू की, इसलिए। ठीक है, तो ये हो गई, तम्बाकू हो गया, विमला हो गया, कमला पसंद हो गया, तो ये जो है नॉर्मल चीज़ें हमारे कानपुर में। ठीक है, अलग ही क्रेज़ है इन चीज़ों का। ठीक है, अब जैसे हमारे यहाँ पे एक एक चलती है SNK करके चलती ठीक है, इसका जो मतलब मालिक है, ठीक है, उसका जो लड़का है भी, वो मतलब काफ़ी वो फरारी वगैरह में इसमें फ़ोटो वगैरह पोस्ट करता रहता है, तो वही मुझे लगता है कि मतलब ये। और वहीं पे मतलब काफ़ी वैसी बात है कि हमारे पास में ही, मतलब गांव में ही एक मतलब आंटी हैं, ठीक है, या फिर एक मतलब भाई साहब हैं, वो उनको हो रखा है कैंसर, माउथ का कैंसर। ठीक है, और वो किस वजह से, ज़्यादा ये गुटखा वगैरह खाने की वजह से। अब मतलब ऐसा है कि डॉक्टर्स ने मना कर दिया है कि सरवाइव नहीं करेंगे, जब तक हैं सो हैं। तो देख सकते हैं, ठीक है, कि कोई ये फरारी में घूम रहा है और लोगों को मार के, तो थोड़ा सा है तो वही अगर देखा जाए तो। लेकिन खैर वही है ना कि डिमांड पे सारी चीज़ें काम करती हैं। तुम चाहे जहर का डिमांड है, जहर बेचो, ऐसा है। ठीक है, खैर। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की अगर बात करें तो यहाँ पे आय का जो वितरण है वो असमान है, यानी इनइक्वालिटी बहुत वो होती है। इनइक्वालिटी यानी कि गरीब गरीब थोड़ा सा हो जाता है और अमीर अमीर बनता जाता है। अब ये सुन के आपको लग रहा होगा कि कैपिटलिज्म काफ़ी काफ़ी बेकार होता है। अब बेकार अच्छा, तो अभी देखेंगे कैसा क्या होता है। यहाँ पे क्या अगर बात करें तो यहाँ पे इक्वालिटी प्रमोट होती है। ऑब्वियस सी बात है, अगर गवर्नमेंट वो कर रही तो गवर्नमेंट सब में इक्वालिटी प्रेफर करेगी कि अगर आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो सभी इक्वल एक तरह से। मेट्रो में अगर ट्रैवल करते हैं सभी, तो गरीब भी करता है अमीर भी करता है मेट्रो में ट्रैवल। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगेन कम आसमान यानी बीच वाला यहाँ पे सिस्टम चलता है। और लास्ट यहाँ पे पैरामीटर देख लेते हैं, एंड दैट इज़ चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। लास्ट पैरामीटर है कि आर्थिक स्वतंत्रता कितनी रहती है। फिर से इनकी पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, आर्थिक स्वतंत्रता से मेरा मतलब है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो अगर हम बात करें इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस कैसी रहती है, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस यानी कि आर्थिक स्वतंत्रता, तो यहाँ पे अगर हम बात करें पूरी स्वतंत्रता है, यानी कि फुल इंडिपेंडेंस है। किसकी बात हो रही है? अगर मान लो मुझे एक तरह से बिजनेस खोलना है, ठीक है, तो मुझे फुल इंडिपेंडेंस है, मैं पूर्ण स्वतंत्रता है। यहाँ पे लिमिटेड होता है। अब हम थोड़ी इंडिया का डिस्कशन करते हैं। जब हम आज़ाद हुए, ठीक है, 1947 में, 200 साल तक रफली हमें एक 200 साल तक एक कंपनी ने, तो बोलना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन इनिशियली जो आई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो कंपनी थी जो भारत में व्यापार करने आई थी, ट्रेड करने आई थी। फिर उससे रूल स्टार्ट हुआ 1857 तक, 1857 तक पहले तो रूल चला, है ना। रफली हम बोल सकते हैं कि 1757 में बैटल ऑफ प्लासी लड़ा गया था, 1757 में प्लासी का युद्ध, और उसके 100 साल तक लगभग एक कंपनी ने रूल किया। उसके बाद उसी जिस देश से वो कंपनी आई थी, उस देश का डायरेक्ट अब रूल करने लगा, क्योंकि उस देश को लगा, ब्रिटेन को लगा कि अब यहाँ पे तो मोटा पैसा है, तो हम डायरेक्टली रूल करते हैं, नहीं तो ये मोटा पैसा आना बंद हो जाएगा। तो जम के लुटाई करी इन्होंने 1947 तक। तो एक तरह से अगर हम देखें तो एक कंपनी के तौर, एक जो ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए कंपनी आई थी, वो हम पे रूल करने लगी। तो ये थोड़ा डर की वजह से और भी कुछ फैक्टर की वजह से जब हम आज़ाद हुए तो हमने सोशलिज्म अपनाया, हमने समाजवाद अपनाया, सोशलिज्म अपनाया, सो दैट इनइक्वालिटी उतनी ज़्यादा ना रहे और लोगों का वेलफेयर किया जा सके, लोगों का वेलफेयर किया जा सके, जो कि सोशलिस्ट में होता है। तभी हमने अपने प्रियम्बल में, अपने प्रस्तावना में सोशलिस्ट वर्ड को ऐड किया। लेकिन धीरे 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 क्या हुआ, 1990 आते तक हमारी आर्थिक हालत ख़राब होती गई, क्योंकि ना तो हम प्राइवेट्स को अलाउ कर रहे थे कि भाई तुम प्राइवेट, क्योंकि बहुत कठिन होता था। हम जब इकोनॉमिक्स आगे करेंगे तो एक 5 ईयर प्लान करके हम एक चैप्टर करेंगे, वहाँ पे पढ़ेंगे कि 1948 में, 1948 में हमारी पहली औद्योगिक नीति आई थी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी। इससे हमने लिमिट कर दिया था कि भाई प्राइवेट प्लेयर्स के लिए बहुत लिमिट कर दिया था। फिर हमारी सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी 1957, जहाँ पे अलग अलग कैटेगराइज किया कर दिया था कि ये शेड्यूल ए की इंडस्ट्रीज़ है, इसमें सिर्फ गवर्नमेंट का ही रोल होगा, शेड्यूल बी वाली में गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट। तो मतलब एक तरह से लाइसेंस राज शुरू हो चुका था। लाइसेंस राज का मतलब होता है कि आपको अगर कुछ उद्योग करना है, सेटअप करना है, तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से रेड टेपिज्म बढ़ रहा था। कोई बताएगा रेड टेपिज्म का मतलब क्या होता है? तो रेड टेपिज्म का मतलब है एक तरह से
कि आप जब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को एक तरह से फिर घूसखोरी चालू हो गई थी कि अगर आपने घूस अच्छी दे दी तो आपको अलाउ कर दिया, तो इस तरह से स्टार्ट हो गई थी चीज़ें। तो लाइसेंस राज यहाँ पे शुरू हो गया था। तो प्राइवेट प्लेयर्स के लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो चुका था इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करना इंडिया में। साथ ही साथ हम बहुत ज़्यादा एंगेज भी नहीं हो रहे थे एक्सटर्नल वर्ल्ड से, जिसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन, कि भाई हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, वो भी हम ज़्यादा नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से हमारे पास फॉरेन करेंसी बहुत कम हो गई 1990 में। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे आगे भी। 1990 में बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस हो गया, जिसकी वजह से लोन लेने जाना पड़ा आईएमएफ के पास, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास। तो उसने लिमिटेशंस लगा दी कि भाई आप अपनी इकोनॉमी को खोलो, प्राइवेट प्लेयर्स को उसमें आने दो और एक्सपोर्ट इंपोर्ट करो। तब जाके कहीं ना कहीं हमने सोशलिज्म, जो एक्सट्रीम सोशलिज्म जो हम फॉलो कर रहे थे, उसको उसको तो ठीक है चलने दिया सोशलिज्म को, उसके साथ साथ हमने कैपिटलिज्म भी अपना लिया, पूंजीवाद भी अपना लिया, जहाँ पे हमने प्राइवेट प्लेयर्स को भी थोड़ा सा रोल दिया इकोनॉमी में। तो एक तरह से फिर हम धीरे धीरे अभी मिक्स्ड इकोनॉमी बन चुके हैं। भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, लेकिन कुछ सालों में धीरे धीरे अभी जो है खासकर जैसे हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है तो कैपिटलिज्म पे ज़्यादा फोकस कर रही है। देखिए, सोशलिज्म का एक बेनिफिट तो है कि यहाँ पे इक्वालिटी होगी, लेकिन ये है थोड़ा सा कि ठीक है इक्वालिटी तो होगी, मेरे पास 5 रुपये, तुम्हारे पास 5 रुपये, हम दोनों खुश हैं, ठीक है, खुशी का माहौल है, 5-5 रुपये दोनों के पास। और तुम्हारे पास मान लो कि 10 रुपये हो गए, तुम्हारे पास 50 हो गए, मान लो 50 हो गए, मेरे पास अभी 5 है। इक्वालिटी तो नहीं है, इक्वालिटी तो नहीं है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपके पास 50 रुपये हुए, आपने मेरे से कुछ काम लिया और मेरे को 5 रुपये और दे दिए, मेरे पास अब 10 रुपये हो गए ना। भले अभी भी इक्वालिटी नहीं है, बहुत असमानता है, लेकिन मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो इंप्रूव हुआ ना। यहाँ पे क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उतना ही रहता है, बहुत धीरे 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 बढ़ता है। यहाँ पे क्या धीरे धीरे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हाँ इनइक्वालिटी तो बढ़ेगी, लेकिन आप खुद सोचिए अगर वेल्थ का क्रिएशन ही नहीं होगा तो गरीबी में जीते रहो और इक्वालिटी का ढिंढोरा पीटते रहो। तो दोनों ही ज़रूरी है एक तरह से, भाई बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी भी ना होनी चाहिए, असमानता, ठीक है, लेकिन यह कि वेल्थ का क्रिएशन भी ज़रूरी है। और वेल्थ का क्रिएशन तभी होता है जब प्राइवेट प्लेयर्स बिजनेसेस सेटअप करते हैं, तो इसलिए कैपिटलिज्म भी ज़रूरी होता है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ लेगा। देन फिर हम बढ़ते हैं अपना अगला सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में, जिसमें कि हम देखेंगे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। बताइए सर, फिर चाइना एंड रशिया। चाइना डेवलप्ड तो है भाई, चाइना डेवलप्ड है, चाइना हमसे काफ़ी आगे अगर हम देखें तो, क्योंकि उसने अपनी इकोनॉमी को बहुत पहले ही खोल दिया था, हमें 1991 में जाके खोला। उसमें नो डाउट कि ब्रिटिशर्स ने दबा के ड्रेन ऑफ वेल्थ किया, जिसकी बात हमारे दादा भाई नौरोजी जी ने करी थी अपने बुक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया ने। लेकिन क्योंकि हमने इकोनॉमी को अपनी लेट खोला, अगर ओपन कर देते, अगर ये माना जाता कि अगर सुभाष चंद्र बोस जी अगर प्राइम मिनिस्टर बनते, क्योंकि वो इसको लेके इकोनॉमिक्स को लेके बहुत ही एग्रेसिव थे, उन्होंने नेशनल प्लानिंग कमेटी सेटअप करी थी 1938 में, 1938 में पढ़े थे हम लोग, ठीक है। तो वो ऐसा माना जाता है कि वो, क्योंकि और वो रशिया वगैरह से काफ़ी सॉरी जो बाकी जैसे जर्मनी वगैरह से काफ़ी वो मतलब इन्फ्लुएंस थे। सर वेटेज क्या रहता है इकोनॉमिक्स का? रहता है जैसे बाकी सब्जेक्ट्स का रहता है, बाकी कोई फिक्स नहीं है। फरवरी का मंथली मैगजीन आएगा, चिंता क्यों कर रहे हो? सर रशिया तो आगे, हाँ बिल्कुल रशिया आगे है। सर गांधी और मार्क्स की उसमें क्या मतलब अंतर है सोशलिज्म में? तो गांधी जी ये बिलीव करते हैं कि भाई जो सोशलिज्म होना चाहिए, जो सोशलिज्म होना चाहिए, ठीक है, वो बाय दी गवर्नमेंट होना चाहिए, ठीक है। और वो एक तरह से अर्थ डेमोक्रेसी में बिलीव करते थे, नॉन वायलेंस से बिलीव करते थे। लेकिन अभी मार्क्स की अगर थ्योरी की बात करें तो एक तरह से डिक्टेटरशिप टाइप में बिलीव रखते थे। जैसे कि जो हमारे चाइना वगैरह, ये मार्क्सिस्ट सोशलिज्म को फॉलो करते हैं कि भाई एक डिक्टेटरशिप होना चाहिए। जैसे कि तुम्हारा नॉर्थ कोरिया को ले लो, ये भी एक क्या है, सोशलिज्म है, लेकिन ये मार्क्सिस्ट टाइप का सोशलिज्म है। मार्क्सिस्ट का मतलब कि भाई किम जोंग उन है, एक रूलर है जो सोशलिज्म कर रहा है, तो वो फॉर्म ऑफ सोशलिज्म है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब हम देखते हैं, एक सेकेंड, डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। अभी हम आते हैं डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में। तो सबसे पहला सेक्टर है हमारा प्राइमरी सेक्टर। तो हम पहली बात तो जो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी हैं इसको क्या बोलते हैं, इसकी अगर हम बात करें तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र बोल सकते हैं। अब अर्थव्यवस्था के प्रमुखता यानी कि मेनली 3 सेक्टर्स होते हैं, 3 क्षेत्र होते हैं। एक होता है प्राथमिक क्षेत्र जिसको कि प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं,
दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्टर यानी कि द्वितीयक क्षेत्र बोलते हैं, और तीसरा होता है टर्शरी सेक्टर यानी कि तृतीयक क्षेत्र बोलते हैं। दो और सेक्टर्स होते हैं लेकिन वो मेन सेक्टर्स नहीं होते हैं, उनको भी देखेंगे, लेकिन मेन ये तीनों होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। अब पहले तो इनके बारे में समझेंगे ये हैं क्या, बहुत ही आराम समझ में आ जाएगा। फिर ये देखेंगे कि कौन सब किसको बैकबोन बोलते हैं, सबसे ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कौन देता है, सबसे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड किस पर्टिकुलर सेक्टर्स में है, तो वो हम यहाँ पे हम चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहला है हमारा प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र। वो सारी गतिविधियाँ, वो सारी एक्टिविटीज़ जो सीधे तौर पर पर्यावरण पर निर्भर है, यानी कि डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय एनवायरमेंट और डायरेक्टली इन्वॉल्व इन एनवायरमेंट, ठीक है, जो पूरी तरह से निर्भर किस पे हैं, एनवायरमेंट पे यानी पर्यावरण पे, वो सारी एक्टिविटीज़ प्राइमरी सेक्टर्स पे आती हैं। जैसे कि यहाँ पे ये क्या हो रहा है, पहली पिक्चर में एग्रीकल्चर हो रहा है, तो एनवायरमेंट से डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, तो एग्रीकल्चर ये होगा। ये क्या है, एनिमल हस्बेंड्री है, एनिमल हस्बेंड्री ये भी आपका इसी में आएगा, यानी कि आप दूध निकाल रहे हैं, ठीक है, दूध वगैरह निकालना ये भी डायरेक्टली हो रहा है नेचर के साथ, चाहे प्लांट्स के साथ कर रहे हैं, फ्लोरा के साथ कर रहे हैं, या फिर एनिमल्स यानी फौना के साथ कर रहे हैं। ये क्या है, ये हो रही है भाई फॉरेस्ट वुड कटिंग हो रही है, लकड़ी की कटाई हो रही है, डायरेक्टली इन्वायरमेंट में हो रहा है। जैसे कि ये हो गया हमारा माइनिंग वगैरह हो गया, ठीक है, माइनिंग अब किसी चीज़ की भी हो सकती है, हमने पढ़ा भी था मिनरल्स टॉपिक पे। जैसे कि ये क्या हो रहा है, ये आपका जो तेल और जो गैस होता है ना, जो हमने पढ़ा था नेचुरल रिसोर्सेज, तो उसमें हमने देखा था कि हमारे कोल आता है, ऑयल आता है, क्रूड ऑयल कच्चा तेल, और गैसेज आती है नेचुरल गैस, तो उसकी माइनिंग, उनकी माइनिंग होती है, इसकी कोल की माइनिंग होती है और उनकी ड्रिलिंग होती है। तो माइनिंग, ड्रिलिंग ये सब आएंगे किस में, या फिर फिशिंग हो गई, ठीक है, फिशिंग हो गई तो इसको कृषि बोल देंगे, इसको पशुपालन बोल देंगे, ठीक है। फिशिंग यानी मत्स्य पालन हो गया, माइनिंग यानी खनन हो गया, ये सारे जितने भी डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं एनवायरनमेंट से, वो आते हैं प्राइमरी सेक्टर में। प्राइमरी सेक्टर को सिनोनिमसली वी कैन से इट और वी से इट एज एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि मेनली इसमें एग्रीकल्चर ही आता है, ये इसका भी कंट्रीब्यूशन रहता है नो डाउट, लेकिन मेनली आता है एग्रीकल्चर सेक्टर। तो प्राइमरी को कभी कभी एग्रीकल्चरल भी बोल देते हैं सिनोनिमसली, लेकिन प्राइमरी सेक्टर बड़ा टर्म है, एग्रीकल्चर उसके अंदर आता है, जो कि एक बड़ा कंपोनेंट है प्राइमरी सेक्टर का। और अगर बात करें, ये जो होती हैं इनको हम रेड कॉलर जॉब्स के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना, इनको हम बोलते हैं रेड कॉलर जॉब्स। जो लोग भी यहाँ पे काम करते हैं उनको हम बोलते हैं कि दे आर एम्प्लॉयड अंडर रेड कॉलर जॉब्स, ठीक। अभी आते हैं सेकेंडरी सेक्टर पे। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि हमारे इंडिया की जो बैकबोन है, अगर पूछ ले विच सेक्टर ऑफ इकोनॉमी इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, यानी कि कौन सा क्षेत्र जो है देश की रीढ़ की हड्डी है भारत की, अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये प्राइमरी सेक्टर ही है। इट इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। कहीं कहीं पे हो सकता है कि आपको सेकेंडरी सेक्टर देखने को मिल जाए बैकबोन, लेकिन वो इंडिया के रिस्पेक्ट में देखने को नहीं मिलेगा। रीज़न इसका ये है कि इंडिया में सेकेंडरी सेक्टर ज़्यादा उतना डेवलप हुआ ही नहीं। ये सेकेंडरी सेक्टर होता क्या है, तो सेकेंडरी सेक्टर वो होता है जो प्राइमरी सेक्टर के चीज़ों को एज अ रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा उत्पाद के तौर पे लेती है, उसको फाइनल गुड्स एंड सर्विस, फाइनल गुड्स में तब्दील करती है। जैसे कि यहाँ से मैंने उठा लिया, फॉर एग्जांपल गेहूँ उठा लिया, गेहूँ से मैंने आटा बना दिया यहाँ पे, या फिर मैंने बिस्किट बना दिया यहाँ पे फैक्ट्री में डाल के उसको, या फिर यहाँ से मैंने दूध उठा लिया, दूध उसको मैं फैक्ट्री में ले गया, उसका दही बना दिया, अमूल दही, ठीक है, अमूल दूध पीता है इंडिया, उसको पैस्चराइज कर दिया, उसका घी बना दिया, उसकी आइसक्रीम बना दी, ठीक है। यहाँ से जो मैंने माइनिंग वगैरह करी, तो माइनिंग करके मैंने उसको फाइनली मेटल में तब्दील कर दिया, क्योंकि उसकी रिफाइनिंग वगैरह बाद में होती है ना, हमने पढ़ा था, और उसके फॉर्म में निकलते हैं। कमेंट में बताएंगे बॉक्साइट किस मेटल की ओर है, और सबसे ज़्यादा कहाँ पे देखने को मिलता है, कंट्री और स्टेट इन इंडिया दोनों। तो जो चीज़ हम एक तरह से प्रोसेस कर रहे हैं, रॉ मटेरियल को जो प्राइमरी सेक्टर से मिल रहा है, उसका यूज़ करके फाइनल गुड बनाना, ये होता है फाइनल गुड्स का प्रोडक्शन करना, ये होता है सेकेंडरी सेक्टर में, द्वितीयक क्षेत्र में। अब एक क्वेश्चन ये बन जाता है, फाइनल गुड होता क्या है, कई बार पूछा है एसएससी में, ठीक है। तो फाइनल गुड होता है क्या चीज़, तो फाइनल गुड वो गुड होता है दैट इज मेंट फॉर फाइनल कंजम्पशन, ना गलत। इसका मतलब ये नहीं होता है, फाइनल गुड का मतलब ये है कि अब उसमें कोई प्रोसेसिंग नहीं होगी, जो होना था सो हो गया, अब कोई प्रोसेसिंग वगैरह नहीं होगी। चाहे मैं कंज्यूम करूं, जैसे कि
जैसे फॉर एग्जांपल बिस्किट का पैकेट बना, ठीक है, जो फैक्ट्री से खरीदता है बड़े थोक के भाव में खरीदता होगा। घर के लिए खरीदता है क्या अपने? जो फैक्ट्री के लिए खरीदता होगा, मान लो दूध दही कुछ भी बिस्किट वगैरह, तो खुद के लिए खरीदता है क्या? ना, वो बेचने के लिए खरीदता है। हो सकता है फिर उसने जिसने खरीदा हो वो छोटा दुकानदार हो, फिर वो भी बेचता है, तो कौन कंज्यूम करेगा वो पता नहीं। ठीक है, हो सकता है कि जो मैं बिस्किट ले रहा हूँ उस बिस्किट्स के मैं क्या कर रहा हूँ, बिस्किट वगैरह ले रहा हूँ, ठीक है, और मैं कुछ इसका क्या कर रहा हूँ, इससे केक बना रहा हूँ, बनता है, ठीक है। एक बार कोविड के टाइम पे बर्थडे था, ठीक है, भाई का, तो मम्मी ने ऐसे ही बनाया था यूट्यूब पे देख के, बिस्किट हो गया और चॉकलेट्स लाए थे काफ़ी, तो चॉकलेट वगैरह हो गया, तो उससे हमने क्या बना दिया, केक बना दिया। अब फॉर एग्जांपल मान लो उसको हम सेल कर रहे हैं केक को, फॉर एग्जांपल, ठीक है, सेल कर रहे हैं केक को, तो फिर क्या हमने इसको फाइनल कंजम्पशन ऐसे ही कर लिया कि ऐसे ही फॉर्म में जैसे हमें मिला था ना, इसको फिर हमने उससे मॉडिफाई कर दिया, फिर से सेल कर दिया, तो उसमें लेकिन अब प्रोसेसिंग नहीं हो सकती है। तो फाइनल गुड का मतलब ध्यान रखना है, ये पूछा गया क्वेश्चन। फाइनल गुड को भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वो जिसको कि हम कंजम्पशन पर्पज से खरीदते हैं, और दूसरा वो जिसको कि हम इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं कैपिटल इन दी सेंस कि, अब इसको ऐसे समझ लो कि जब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई चीज़ ली, कोई चीज़ इन दी सेंस कि जैसे ये मशीनरी वगैरह है, ठीक है, तो अगर मशीनरी वगैरह ली जाती है तो उसको हम बोल सकते हैं कैपिटल, पूंजी, कि मैंने उसको निवेश करने के पर्पज से लिया है, तो उसको हम बोल देंगे वो कैपिटल टाइप का है वो, ठीक है, क्लियर। तो कंजम्पशन के पर्पज से, और दूसरा क्या है कि भाई कोई उसके तरह से मतलब कंज्यूमर गुड हो गया, और एक तरह से कैपिटल के तौर पे कोई चीज़ ली, मशीनरी वगैरह ले ली, तो उसको बोलते हैं कैपिटल टाइप। तो ये दो टाइप के फाइनल गुड्स होते हैं। अब सेकेंडरी सेक्टर का मतलब आप समझ गए क्या होता है, और कितने टाइप के फाइनल गुड्स क्या होते हैं, सारी चीज़ें आप समझ गए। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, तो इसमें इसको हम सिनोनिमसली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें मैन्युफैक्चर हो रही हैं, तो इसको हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सिंपल। और तो यहाँ पे कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है नहीं, अदर दैन कि यहाँ पे जो लोग काम करते हैं उनको हम बोलते हैं ब्लू कॉलर जॉब्स। यहाँ पे जो भी जॉब्स मिलती हैं उनको बोलते हैं ब्लू कॉलर जॉब्स, और ये लोग काफ़ी डेंजर में रहते हैं, खतरे में रहते हैं। जैसे कि अगर कुछ भी हो जाता, जैसे कि आपका भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ, एक फैक्ट्री में हुआ ना, आपका भी पटाखा नहीं, खरदा में मध्य प्रदेश में बम ब्लास्ट वगैरह, मतलब कितना भयंकर वो विस्फोट हुआ, तो ये सब ब्लू कॉलर जॉब्स ही होती हैं, तो इन लोगों को काफ़ी खतरा रहता है। और किसी भी कंट्री की, इसको देश की रीढ़ की हड्डी बोला जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पे इतना डेवलप किया नहीं था ये, हमने डायरेक्टली प्राइमरी से हम जंप कर गए टर्शियरी की तरफ, तो भारत में उतना ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाया, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने सेकेंडरी सेक्टर पर काफ़ी फोकस किया, क्योंकि धीरे धीरे वो होता है तो ज़्यादा सही रहता है। खैर, अब यहाँ पे कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग में मैं क्या क्या एग्जांपल और ले सकता हूँ। तो मैन्युफैक्चरिंग में मैं एग्जांपल ले सकता हूँ, किसको ले सकते हैं, जैसे कि स्टील इंडस्ट्रीज़ हो गई हमारी, ठीक है, स्टील इंडस्ट्रीज। अभी स्टील कैसे बनता है, तो जैसे ओर वगैरह आती हैं, ओर वगैरह, तो उससे पहले हम आयरन बनाते हैं, फिर उसमें मिक्सिंग वगैरह करते हैं, तो फाइनल गुड तैयार करते हैं भाई यहाँ पे हम स्टील, जिसको फाइनली हम यूज़ करते हैं, ठीक है। मान लो कि कपड़ा उद्योग हो गया, यानी कि हमारी यार्न इंडस्ट्री हो गई। अब यार्न यानी जो धागा है वो कैसे बनता है, जैसे हम पहले कॉटन वगैरह कुछ भी लेते हैं ना, नेचुरली लेते हैं, प्राइमरी सेक्टर रॉ मटेरियल भेजेगा, देन उसको वो यार्न में यानी कि धागे में कन्वर्ट करेगा, तो यार्न इंडस्ट्री हो गई। कपड़ा इंडस्ट्री, कपड़ा उद्योग हो गया हमारा, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, ध्यान रखना, इलेक्ट्रिसिटी यानी जो बिजली उत्पादन होता है वो भी एक सेकेंडरी सेक्टर है। जैसे कि बिजली बनती है अलग अलग तरीक़ों से, जैसे कि थर्मल पावर प्लांट में कोयले से इस्तेमाल करके बिजली बनाई जाती है, कोल का यूज़ करके, और कोल को हम और किस नाम से जानते हैं, ज़रा कमेंट में जल्दी से बताएंगे। तो और भी मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा था ना आपसे पीछे भी, और भी कुछ क्वेश्चन पूछा था, मैं खुद ही भूल गया क्या क्वेश्चन पूछा था। चलो कोई नहीं, अभी बताना मैं क्या क्वेश्चन पूछा था तो मैं उसका आंसर कर दूंगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जैसे मान लो कि कोल तो प्राइमरी पहले माइन कर रहे हैं ना, कोल की माइनिंग हो रही है प्राइमरी सेक्टर से, उसको वो रॉ मटेरियल आ रहा है, देन वो इंडस्ट्रीज़ में भेजा जा रहा है, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी भी सेकेंडरी सेक्टर में ही आएगी, बिजली का उत्पादन, ठीक है। और पहले मैं देख लेता हूँ, और किसी का कोई यहाँ तक डाउट हो तो पूछ सकता है। हाँ, ब्लैक गोल्ड बोलते हैं, बिल्कुल सही, ब्लैक गोल्ड बोलते हैं। और भी मैंने कुछ बताया था, बरीड सनलाइट बोलते हैं उसको। 4 टाइप का होता है, एंथ्रेसाइट, बाइट्यूमिनस, लिग्नाइट, पीट। एंथ्रेसाइट और बाइट्यूमिनस मेटलर्जिकल कोल होता है, बाइट्यूमिनस को कॉमर्शियल कोल के नाम से जानते हैं।
जो, और इसको हम जो लिग्नाइट होता है उसको ब्राउन कोल के नाम से भी जानते हैं, और पीट सबसे घटिया टाइप ऑफ कोयल होता है। लिग्नाइट इंडिया में मिलता है नेवेली में, और एक जो पीट होता है टर्शरी फॉर्म ऑफ कोल वो जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में मिलता है। ठीक है, बॉक्साइट और पूछा था। ठीक है, तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम की ओर होती है, यानी एल्यूमिनियम मेटल मिलता है। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है वर्ल्ड में ऑस्ट्रेलिया, और इंडिया में उड़ीसा करता है। ठीक, अब आते हैं टर्शरी सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में। तो भाई मान लो कि फॉर एग्जांपल एकदम मैं आपको बेसिक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर से गेहूँ निकाला, गेहूँ से बिस्किट बनाया, और फिर बिस्किट का एडवर्टाइज़ किया कि ये बिस्किट खा के आपको अंदर आ जाएगी एनर्जी, ये बिस्किट खा के आप इतना ग्लो कर जाएंगे कि वो भागते हुए आएगी, बोलेगी कि चलो खैर आप अपने हिसाब से ऐड कर लेना। तो वो एक तरह का एडवर्टाइज़ है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये मैं एडवर्टाइज़ नहीं कर रहा हूँ, ये भी एक टर्शरी सेक्टर है जहाँ पे मतलब इसको ऐसे समझो, ये इनटैंजिबल इन नेचर होता है। इनटैंजिबल का मतलब क्या होता है? जिसको आप छू नहीं सकते हो। अब मैं पढ़ा रहा हूँ तो उसको छू सकते हो, तुम अपने लैपटॉप या फिर अपने मोबाइल फ़ोन को छू सकते हो। वो एक सेकेंड वो सेकेंडरी सेक्टर है कि भाई जो लैपटॉप बना होगा कहीं कहीं पे इंडस्ट्री में, तो वो सेकेंडरी सेक्टर। लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको छुओ, कहाँ छुओगे तुम? कुछ छू पाओगे मेरी पढ़ाई को जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना? वो आपके सीधे ब्रेन में जा रही है चीज़, उसको आप छू नहीं सकते हो। यानी यहाँ पे जितनी भी चीज़ें होती हैं वो इनटैंजिबल नेचर की होती हैं। और क्योंकि यहाँ पे सर्विस दी जाती है, मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ, मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ। ठीक है तो वो सेवा, इसको हम क्षेत्र बोल देते हैं, यानी कि सर्विस सेक्टर बोल देते हैं। इसीलिए जो टर्शरी सेक्टर होता है सेवा क्षेत्र बोल देते हैं। ठीक है, इसमें डिफरेंट टाइप्स की सेवाएं आ जाती हैं। जैसे कि मैं आपको टीचिंग कर रहा हूँ तो ये एक तरह की सेवा है। ठीक है, बैंकिंग जो होती है, बैंकिंग वो भी एक सेवा है। अब बैंकिंग आप छू थोड़ी ना सकते हो। ठीक है, जैसे कि हेल्थ हो गया, या फिर हमारा ये, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे वही, मतलब ट्रांसपोर्ट बोल सकते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, यानी कि जो होटल्स वगैरह होते हैं जो ऑफर करते हैं होटल्स वगैरह। ठीक है, तो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर हो गया। टूरिज़्म हो गया, यहाँ पे लिखा भी हुआ, होटल्स, हेल्थ केयर, टीचिंग, रिटेल, एडवर्टाइजिंग, ट्रांसपोर्ट, टूरिज़्म, ये सब हमारे आते हैं किसमें? टर्शरी सेक्टर में, ऑल्सो नोन एज दी सर्विस सेक्टर। और इसको हम कौन सी कॉलर की जॉब्स बोलते हैं? इनको बोलते हैं वाइट कॉलर जॉब्स। ठीक है, वाइट कॉलर जॉब्स बोलते हैं। अब हम इससे पहले कि आगे बढ़ें और क्वीनरी और क्वाटरनरी देखें जो कि उतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं, हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये जो हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हैं, इनका इकोनॉमी में, हमारी करंट में क्या रोल है और कितना क्या लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इनका है। ठीक है, तो जो 2011 की जनगणना हुई थी, जो हमारा लास्ट सेंसस हुआ था 2011 में, इसका मोटो ज़रा बताइए, बिकॉज ये हम लोग कर चुके हैं। और इसमें सेंसस कमिश्नर कौन थे इस टाइम पे, ये भी आपको बताना है। तो यहाँ पे जो हमारा एक तरह से प्राइमरी सेक्टर, या फिर इसको प्राइमरी सेक्टर को हम एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज़ बोल सकते हैं। एग्रीकल्चर प्लस एलाइड एक्टिविटीज़, एग्रीकल्चर प्लस एलाइड एक्टिविटीज़, और उसके साथ में जो जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है, तो इसका जो कंट्रीब्यूशन था वो 14.39% था। हम बात कर रहे हैं कि जीडीपी, यानी कि देश की अर्थव्यवस्था। जीडीपी भी भूल जाओ क्या होता है जीडीपी, बस ये समझ लो देश की अर्थव्यवस्था तो समझ में आता होगा ना। तो कितना रोल था प्राइमरी का? 14.39%। वहीं अगर बात करें द्वितीय की, यानी कि सेकेंडरी सेक्टर की, तो इसका रोल था 31.46%। और वहीं अगर बात करें तृतीय की, दैट इज टर्शरी सेक्टर की, तो इसका रोल था 54.15%। तो आप एक चीज़ को ऑब्जर्व करिए, सबसे ज़्यादा रोल जीडीपी में, अर्थव्यवस्था में किसका है? टर्शरी सेक्टर का है सबसे ज़्यादा रोल। और सबसे कम रोल किसका है? प्राइमरी सेक्टर का, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र का है। लेकिन आप सरप्राइज हो जाएंगे जब मैं आपको ये बोलूँगा कि सबसे ज़्यादा जो हमारा वर्कफोर्स एम्प्लॉयड है वो प्राइमरी सेक्टर में, और सबसे कम यहाँ पे है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे होने के बावजूद भी इसका कंट्रीब्यूशन में, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन उतना सिग्निफिकेंट क्यों नहीं है? ये जब मैं आपको टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ाऊंगा तब वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि क्यों प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा लोग लगे तो हुए हैं, लेकिन उतना खासा आउटपुट कुछ निकल नहीं रहा है। जैसे कि अगर मैं 1951 के, अभी क्वेश्चन पूछा गया था कि 1951 में कितने परसेंट वर्कर्स जो हैं प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए थे। ठीक है, तो 72% लोग भारत के लगे हुए थे प्राइमरी सेक्टर में। 1951 की बात हो रही है। धीरे धीरे तो अभी ये कम हो रहा है, लेकिन फिर भी एक सिग्निफिकेंट अमाउंट है जो यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर में है। क्लियर? तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि कितना क्या है। अब हम बाकी भी क्वार्टरनरी और क्वीनरी भी देख लेते हैं। और ये वाइट कॉलर जॉब्स मैंने आपको बता दिया होगा, तो इसके बियॉन्ड होते हैं। यहाँ पे नहीं है क्या प्राइमरी सेक्टरी? हाँ ठीक है, तो ये चीज़ देख लेना यहाँ पे, है ना। अब आते हैं, ये प्राइमरी देख लिया,
ठीक है, प्राइमरी क्या कर रहा था, रिवाइज कर लेते हैं, प्रोड्यूस कर रहा था, प्रोसेस कर रहा था, एक्सट्रैक्ट रॉ मटेरियल कर रहा था। रॉ मटेरियल इसके पास जाएगा, ये इसको प्रोसेस करेगा, इसको फाइनल गुड में तब्दील करेगा। देन यहाँ पे सर्विस मिलेगी, ठीक है, या कि मान लो कि यहाँ पे कोई सामान बना, बिस्किट बना, चीज़ बना, तो उसका ट्रांसपोर्ट होगा, उसकी एडवर्टाइजिंग होगी, तो वो सब टर्शरी सेक्टर में जाएगा। एंड देन आता है क्वाटरनरी क्विनरी, ये थोड़े से ऊपर लेवल की चीज़ें हैं। स्किल्स फॉर कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे कि हमारे इसरो में जो साइंटिस्ट लोग काम करते हैं हमारे, ठीक है, हर किसी के बस की बात है क्या है, खुद ही सोचो, मतलब काफ़ी दिमाग हिल जाता है कभी भी सोचो कि मतलब देखो, मिसाइल में सैटेलाइट होती है, सैटेलाइट को सीधे वहाँ पे भेजते हैं जहाँ पे एकदम सॉफ्ट लैंडिंग भी होनी चाहिए, लैंडिंग करवा भी देते हैं, फिर उस, ठीक है, सोचो तो कैसा क्या होता है, ठीक है। तो ये सबके बस की बात नहीं है, हमारे हाईली क्वालिफाइड जो साइंटिस्ट लोग हैं उन्हीं के बस की बात है। तो वो सारी जॉब्स जो काफ़ी नॉलेज डिमांड करती हैं काफ़ी ज़्यादा, तो वो आती हैं क्वार्टरनरी सेक्टर में, जिसको हम बोलते थे चतुर्थांक क्षेत्र। और बात करें क्विनरी सेक्टर में, तो इसमें आ जाती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये इसमें मत जाओ जो लिखी हुई हैं क्विनरी सेक्टर में, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमारे एमपीज़ एमएलएज, यानी कि जो हमारे सांसद और विधायक लोग हैं, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और जो हमारे विधायक लोग हैं दैट इज़ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो ये सब लोग, ये सब आ जाएंगे एक तरह से इसमें क्विनरी सेक्टर में। ऐसी सेवाएं जो एक तरह से नए और मौजूदा विचारों के निर्माण, पुनर्व्यवस्था, नहीं, एक तरह से मेन थॉट प्रोसेसिंग आप बोल सकते हैं, इसमें आती है। तो राजनैतिक या फिर वरिष्ठ व्यापार जो कार्य होते हैं वो आपके आते हैं क्विनरी क्षेत्र में, और इसीलिए इनको हम बोलते हैं गोल्ड कॉलर जॉब्स, ठीक है, गोल्ड कॉलर जॉब्स के नाम से भी ये जानी जाती हैं, ठीक। तो यहाँ पे होती हैं हमारी आज की चीज़ें ख़त्म, ज़्यादा कोई आज चीज़ें थी नहीं। अब लगा लेते हैं क्वेश्चंस में भी आपको कुछ चीज़ें नई देखने को मिलेंगी, ठीक है। क्वेश्चन जल्दी से भी लगाएंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं था आज का टॉपिक, ठीक है, क्योंकि पहले में और विनर्स कभी देखेंगे लेकिन लास्ट में, हाँ, ना 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 ना, विनर्स पहले ही आ गए क्या आज? ठीक, चलिए, तो पहला क्वेश्चन ये रहा, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन लेके आए। और एक चीज़ कि अब से हम लोग जो CDS वगैरह है ना, CDS और CAPF, इनके भी क्वेश्चंस करेंगे लास्ट में। तो जिसको अगर करने हो, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो यहाँ पे CDS वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि 1 महीने बाद एग्ज़ाम भी लगा हुआ है CDS का, ठीक है। वैसे तो मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो CDS वाले भी, तो परमार ऑफिसर्स में लास्ट में नहीं होगा तो PYQ सीरीज़ लेके आऊँगा, CDS के लिए होगी, ठीक है। तो इसी वजह से CDS के भी हम लोग MCQs कर लेंगे, तो उससे आपको ये भी आइडिया लगता रहेगा। एक तो अगर आप देने वाले एग्ज़ाम तो ठीक है, आपके लिए तो बेनिफिट करेगा, और नहीं भी देने वाले तो आपको पता लगे कि आप बाकी एग्जाम से क्वेश्चंस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा सा हायर लेवल में। और अगर आपका नहीं करना है तो मत करिए, सिंपल, आप सिर्फ SSC का ही करिए, ठीक है। तो वो लास्ट में कर लिया करेंगे। लेकिन इस चैप्टर से मैंने पिछले 2 साल में जो 4 पेपर हुए CDS के, उसमें तो एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, ठीक है। उसमें मेनली क्वेश्चन आते हैं CDS में वगैरह में, खासकर जो GDP, नेशनल इनकम, रीवैल्यूएशन और डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, मॉनेटरी पॉलिसीज़ जो होती हैं, तो उनसे दबा के क्वेश्चंस बनते हैं। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो उससे क्वेश्चंस होते हैं। सर न्यू सब्सक्राइबर हूँ आपका, मेरा 7 को GD का एग्ज़ाम पेपर है, क्या करूँ? मैं पढ़ाई करो, अभी जो लेक्चर डाला था 1 शॉट, उसको एक बार देख डालो, और जो रिव्यूज़ डाले थे, मतलब पेपर रिव्यू, तो वो कर डालना अच्छे से। डन, गोल्ड कलर जॉब्स, ठीक ठीक ठीक। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ GST इंस्पेक्टर, किस में आती है? GST इंस्पेक्टर में तुम बताओ किस में आएगी, है किस में आएगी? सर्विस सेक्टर में आएगी, सर्विस दे रहे हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट कौन सा नहीं है? एग्रीकल्चर, डैम्स, हाईवे, पावर, ये तीनों इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं करता है। द शेयर्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंड द प्राइवेट सेक्टर इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टील ड्यूरिंग दिस वर, कितना एक तरह से कॉन्ट्रीब्यूशन था पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का स्टील उत्पादन में? 1990 और 91 की बात हो रही है। तो पब्लिक सेक्टर की अगर बात करें तो रफली 46%, और प्राइवेट सेक्टर का तरफ रफली 54%, ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा डेटा बेस जो फैक्चुअल है, रटना तो पड़ेगा, देख लो। वैसे बहुत ज़्यादा रटने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन होते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स में भी या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी भी एग्ज़ाम में, खासकर SSC में तो ये होता ही है कि कुछ एवरग्रीन आपके क्वेश्चंस होते हैं, तो वो मैं बता देता हूँ आपको इसी वजह से कि ये तो रटना, एकदम रटना है, बार बार रिपीट होता है। कुछ क्वेश्चन होते हैं कभी कभी आ गए, ठीक है, तो वो ऐसा कोई रटने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी देख लो कि पब्लिक का कम था, प्राइवेट का ज़्यादा था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट दिस सर्कुलर, ये अभी नहीं करना है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी हमने अभी नहीं पढ़ा है, जब मैं आपको GDP वगैरह पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी, बिकॉज डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेबर, वेज, कैपिटल, तब आपको समझ में आएगा कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है। ड्यूरिंग द 1991-92 द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रिकॉर्डेड अ डैश ग्रोथ ऑफ डैश,
तो थोड़ा सा पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिला था बिकॉज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ था बिकॉज हमने अपनी इकोनॉमी को खोला था। तो पॉजिटिव था लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं था, 0.6% का पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिला था। ये भी यार अभी मतलब मुझे नहीं करवाना चाहिए था बिकॉज अभी नहीं पढ़ाया मैंने आपको ये चीज़। ये मैं आपको तब चीज़ पढ़ाऊँगा जब हम ये पढ़ेंगे 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ेंगे, तब आपको ये समझ में आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। इनमें से कौन सा विनिर्माण गतिविधि का उदाहरण नहीं है, जल्दी से बताएंगे सर। पॉलिटी के न्यू नोट्स ठीक है अपडेट हो जाएंगे, वो उस पर हो रहा है अभी, कुछ 3 4 5 लेक्चर्स ही बचे होंगे पॉलिटी में, वो भी हो जाएंगे एम अभी, है ना। अरुण शर्मा जी हो जाएंगे, स्पैम मत करिए सर। प्लीज़ रिड्यूस दी कोर्स प्राइस इन होली ऑफर मनी हाइस्ट। अच्छा चलो देखते हैं। नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, तो पेपर मेड फ्रॉम वुड बिल्कुल है। वुड की कटिंग हुई थी वो प्राइमरी सेक्टर में आएगा, लेकिन आपने उसे पेपर बना लिया ना, तो कहीं पे उसको फैक्ट्री में ले गए होंगे, प्रोसेसिंग करी होगी, तो पेपर बना वो। म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स मेड बाई कंबाइनिंग डेट। अब म्यूचुअल फंड में कौन सी किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग हो रही, क्या हो रहा है जिसको आप छू सकते हैं? म्यूचुअल फंड को छुए हो कभी? ये देखो देखो म्यूचुअल फंड है, हमारा म्यूचुअल फंड, इसको संभाल के तिजोरी में रख देना, ऐसा तो नहीं है ना। तो म्यूचुअल फंड आपका आता है सर्विस सेक्टर या फिर टर्शरी सेक्टर में। टर्शरी सेक्टर को ही हम सर्विस सेक्टर के नाम से जानते हैं। यार्न धागा बना रहे हैं कॉटन से, तो कॉटन तो हो गया प्राइमरी और यार्न हो गया सेकेंडरी। शुगर बना रहे हैं फ्रॉम शुगर के, ये हो गया प्राइमरी, शुगर हो गया आपका सेकेंडरी। विच ऑफ दीज इज रिलेटेड टू पब्लिक गुड्स, इनमें से कौन सा सार्वजनिक वस्तुओं से संबंधित है, बताइए जल्दी से। द प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूडेबिलिटी इज एप्लीकेबल टू इट्स कंजम्पशन, बहिष्करण का सिद्धांत इसके उपभोग पर लागू होता है। देर इज अ क्लियर लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर विच अकर्स थ्रू द पेमेंट प्रोसेस। इट्स कंजम्पशन is rivalrous in nature. There is a possibility of free ridership in its consumption. कौन सा पब्लिक गुड से एसोसिएटेड है? ऑप्शन नंबर डी, इसके उपभोग में फ्री राइडरशिप मिलने की संभावना। ये फ्री राइडरशिप क्या होती है? फ्री राइडरशिप का मतलब होता है कि जैसे कि सभी महिलाओं को बस में फ्री यात्रा, सभी महिलाओं को। अब जो महिला मान लो महीने का 1 लाख कमा रही है, ठीक है, तो आपको नहीं लगता वो दे सकती, टिकट का पे कर सकती है? 2 रुपये प्रति किलो चावल, 2 रुपये प्रति किलो गेहूँ, 2 रुपये प्रति किलो चावल PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम में मिलता है। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं, तुम गाँव में तुम्हें पता भी होगा कि वो मतलब हैं इस कैपेबिलिटी में कि वो 2 रुपये में नहीं बल्कि वो अफोर्ड कर सकते हैं। भाई गवर्नमेंट ने तो इसलिए लॉन्च कर रखा है ताकि भाई जो नीडी है उनको मिले, लेकिन फिर भी लोग लेते हैं, ठीक है। ये तो इसका मैं बेस्ट एग्जांपल है जो मैंने दिया कि भाई लोग जैसे कि वेमेन है या फिर कोई भी आप एग्जांपल ले लो, कोई भी ले लो, तो इसमें यही होता है कि अगर आप फ्री का बांट रहे हो तो जो ले भी सकता है पैसे दे के, वो भी फिर पैसे नहीं देगा। तो ये फ्री राइडरशिप की एक वो रहती है पब्लिक गुड में, ठीक है। और एक ध्यान रखना कि पब्लिक गुड में इसका कंजम्पशन, ध्यान रखना जो मैं बोल रहा हूँ, इसका कंजम्पशन दूसरे पर्सन पे इफेक्ट नहीं डालता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूँ कि अगर 2 रुपये प्रति किलो गेहूँ मिल रहा है तो वो सबको मिल रहा है, और अगर मान लो कि इसकी डिमांड बढ़ गई, तो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट बोलेगी कि नहीं अब क्योंकि डिमांड बढ़ गई है तो हम इसको 4 रुपये में किलो में कर देंगे, क्योंकि भाई प्राइवेट में तो यही होता है। प्राइवेट में क्या होता है? प्राइवेट में ये होता है कि मान लो कि अगर किसी कंपनी को लगा कि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो वो कभी भी और कोई बनाता भी नहीं है वो प्रोडक्ट जो हम बनाते हैं। मान लो कि कोई ऐसी दवा बना दी जो एड्स को क्योर कर दे, जो एड्स को पूरी तरह से ख़त्म कर दे, हाँ, तो वो क्या होगा फिर? क्योंकि कोई कंपनी करती नहीं है, तो उस केस में फिर कुछ भी दाम रख दे, वो कर सकती है, तो वो हम बोलेंगे कैपिटलिज्म में आ गया, ठीक है। अगर मान लो कि गवर्नमेंट इसमें रेगुलेशन ला रही कि भाई कायदे में रहना, ये जो तुम दवा बना रहे हो इससे ऊपर तुम पैसा नहीं बढ़ा सकते हो, तो इसको मिक्स्ड इकोनॉमी बोल देंगे कि प्राइवेट प्रोडक्शन तो कर रहा है लेकिन गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस भी है, तो ये मिक्स्ड में आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ रहती है कि पब्लिक गुड में एक का कंजम्पशन दूसरे के कंजम्पशन पे इफेक्ट नहीं डालता है, बस ये रहता है पब्लिक गुड में, ठीक है। और जो प्राइवेट होता है उसमें कंपटीशन होता है प्राइवेट गुड में, और पब्लिक गुड में कोई कंपटीशन नहीं होता है। अब इंडियन रेलवे से कौन compete कर रहा है भारत में? कोई नहीं कर रहा है। लेकिन अगर यहीं पे प्राइवेट को पूरी तरह से मौका दे दिया जाए तो अंबानी भी लॉन्च करेंगे, अडानी भी, और भी आएंगे कि हम भी हमारी ट्रेन में ट्रैवल करो, बढ़िया ट्रेन है यहाँ पे एकदम मज़े आ जाएंगे आपको। तो कंपटीशन होता है प्राइवेट में, पब्लिक में नहीं, गुड में कंपटीशन नहीं होता है। सोशलिज्म में उतना कंपटीशन नहीं होता है।
विच ऑफ दीज इज नॉट, देखो आ गया ना क्वेश्चन, नॉट द रीजन CHSL 3 अगस्त 2023, नॉट द रीजन वाई फाइनल गुड्स आर कॉल्ड सो, इसमें से वह कौन सा कारण नहीं जिसकी वजह से अंतिम माल को ऐसा कहा जाता है, यानी कि फाइनल गुड को फाइनल गुड कहा जाता है, उसके मैंने आपको रीजंस बताए थे। हमारे पास दिखाते हैं हम अमीर हैं और ये वाला प्रॉफिट लेते हैं। फर्स्ट राइड फ्री नहीं होता है वो, है ना, ठीक है। हाँ प्राइवेट लाइक गूगल, अब गूगल प्ले स्टोर के अलग चोचले हैं, पिछले हफ्ते से चल रहे हैं। 30% हमारा कमीशन, जो एप्लीकेशन पे आप लोग फीस पे करेंगे उसमें से 30% हमें दो। गूगल प्ले स्टोर बोल ले भैया 30% हमें दो, गवर्नमेंट 18% GST लेगी, फिर 30% ये लेंगे और ठीक है, गवर्नमेंट को तो लेना चाहिए क्योंकि फिर देश का विकास फिर कहाँ से होगा, है कि नहीं। और जो टैक्स लेता है, मतलब हमारी जो गवर्नमेंट लेती है, तो उससे एक तरह से जो हमारे नीडी लोग होते हैं उनको बेनिफिट होता है, और गवर्नमेंट अपना पार्टी का भी थोड़ा बेनिफिट करती है। खैर, और हाँ, गूगल प्ले स्टोर के और भी कुछ काफ़ी सारे ऐप्स को हटा डाला उसने प्ले स्टोर से, तो उन लोगों ने अपील करी भारत सरकार से, अब चल रहा है। देखो फाइनल गुड्स को क्यों बोलते हैं, दे आर मेंट फॉर फाइनल यूज़, दे आर मेंट फॉर फाइनल यूज़, they are the last to be consumed, they will not pass through any more stages of production, they are not processed or transferred। बिल्कुल ये बात सही कि अब वो कोई प्रोडक्शन की स्टेज से नहीं जाएंगे, अब इनको प्रोसेस नहीं किया जाएगा, बट दे आर द लास्ट टू बी कंज्यूम्ड, ये बात गलत है, ठीक है। दे आर मेंट फॉर फाइनल यूज, ठीक है, बट दे आर लास्ट टू बी कंज्यूम्ड, ये बात गलत है। हो सकता है कि मैंने लिए तो मैं ऐसा थोड़ी ना मैं कंज्यूम करने के लिए ले रहा हूँ, मैं आगे उसको भेज सकता हूँ, वो आगे भेज सकता है, तो ऐसा नहीं कि लास्ट टू बी कंज्यूम्ड। व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ वुमेन वर्किंग इन द प्राइमरी सेक्टर ऑफ इंडिया, 2011-12 में कितनी % महिलाएं काम कर रही थीं, ये पूछ रहा है, और वो भी प्राइमरी सेक्टर में। अगर हम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात करें भारत में 2011 के जनगणना के हिसाब से, तो मेल का रहा था 53 पॉइंट, मैंने पढ़ाया भी था आपको, 53.26%, और महिलाओं का फीमेल का रहा था 25.5% रहा था रफली। लेकिन यहाँ पूछ रहा है 2011-12 के हिसाब से, तो दैट विल बी समथिंग 63.08%। तो ये प्राइमरी सेक्टर का क्योंकि पूछ रहा है, तो ये ध्यान रखना मेल फीमेल का, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेल कितना पार्टिसिपेट कर रहे थे। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का मतलब है कितने लोग काम कर रहे थे, कितने लोग इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर रहे थे। और जब हम अगले लेक्चर से बढ़ेंगे तो देखेंगे जो हमारी मम्मी लोग काम करती हैं घर में, उसको काउंट नहीं करते हैं GDP में। फाइनल गुड्स आर डिवाइडेड इनटू, अंतिम माल को विभाजित किया गया है कितने पार्ट में, बताइए जल्दी से। मैंने आपको बताया था फाइनल गुड, अभी जो हमने पढ़ा था कि 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, या तो कंजम्पशन के पर्पज से या कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है पूंजी, पूंजी इन द सेंस कि मैंने लैपटॉप लिया फॉर एग्जांपल, तो ठीक है, हो सकता है तो मैं एक, अभी चीज़ें क्लियर हैं। अभी तो चीज़ें प्रॉपर हैं। एक बार कंफर्म करना, अभी सारी चीज़ें प्रॉपर होंगी, ठीक है। कहाँ तक हो गया था, ये क्वेश्चन हुआ था। अभी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। ठीक है, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ओके 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 ओके, ठीक ठीक ठीक। चलो, विच ऑफ दिस इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ द टर्शरी सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी, तो इसमें से कौन सा अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र का घटक है। तो लगता है समवन एंटर्ड इनटू द क्लास, है ना। और क्या, देर इज़ अ कॉम्पोनेंट ऑफ द टर्शरी सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी। तो टर्शरी सेक्टर की अगर हम बात करें, माइनिंग एंड क्वायरिंग प्राइमरी में आएगा, वाटर सप्लाई आपका प्राइमरी में आएगा, इलेक्ट्रिसिटी सेकेंडरी में आएगा, होटल्स एंड रेस्टोरेंट आपके टर्शरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में आएंगे। ऑल राइट, ठीक है। अच्छा, 9th से नहीं हुआ, अरे भैया 9th से 10th से। फाइनल गुड वाले समझ में आ गया। फाइनल गुड कितने प्रकार के होते हैं, फाइनल गुड्स, कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, ये चीज़ क्लियर है कि जो अंतिम माल है वो कितने में विभाजित किया था, ये तो मेरे को पढ़ा दिया था। देन ड्यूरेबल गुड्स के बारे में क्वेश्चन था, ठीक है। तो क्वेश्चन ये था, सर ठीक है ठीक है। विच ऑफ दिस इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्यूरेबल गुड्स, तो ये क्वेश्चन था हमारा, जहाँ पे था कि दे आर नॉट एक्सटिंग्विश्ड बाई, तुरंत कंजम्पशन से वो नहीं होती हैं, ठीक है। लेकिन एक सेकेंड, यहाँ पे इसका आंसर ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर C होगा, ठीक है। आपके बफरिंग के चक्कर में गलत मार्क हो गया। तो दे आर कैपेबल ऑफ रेपिटेटिव यूज़, जो हमारा ड्यूरेबल गुड होता है, ड्यूरेबल का मतलब होता है जो टिकाऊ होता है, वो रेपिटेटिव यूज़ का कैपेबल, उसमें कैपेसिटी होती है जिसको बार बार यूज़ कर सकते हैं, लंबा लास्ट करता है, ठीक है, और जल्दी एक्सटिंग्विश नहीं होता कि आपने एक बार कंजम्पशन किया और तुरंत ख़त्म हो गया, ठीक है, वो लंबा टिकता है।
दे आर मेंट फॉर रेपिटेटिव परचेज। रेपिटेटिव तो तब होगा ना जब खत्म हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे होगा। अब बताओ, ये भी हो गया कि हमारा प्राइमरी सेक्टर में आता है, प्राथमिक में, ये भी प्राथमिक। इलेक्ट्रिसिटी सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। होटल्स एंड रेस्टोरेंट आएगा टर्शरी सेक्टर में। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ दिस फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ पैरेलल इकोनॉमी। हाँ, ये मुझे बताना था आपको। सर आपकी फ़ोटो यूट्यूब के बैनर में लगी, मैंने देख ली। कहाँ देख ली भाई? चलो ठीक ठीक ठीक, क्लियर, ओके 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 ओके। हाँ चलो, तो पैरेलल इकोनॉमी क्या होती है? तो पैरेलल इकोनॉमी तब तक तुम करो, सोचो क्या हो सकती है पैरेलल इकोनॉमी। तो पैरेलल पता है क्या होती है? जैसे कि हमारे ठेला लगाते हैं, रेहड़ी लगाते हैं, तो ये लोग क्या हैं कि इनका जितना भी सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि ये लोग रजिस्टर्ड तो होते नहीं हैं गवर्नमेंट के अंडर, है ना, गवर्नमेंट के अंडर रजिस्टर्ड तो होते नहीं ना, तो ये सारे लोग जो हैं पैरेलल इकोनॉमी में आते हैं, जिसको हम बोलते हैं एक तरह से अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर भी इनको बोल देते हैं। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर तो वो होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई फर्म है, कोई रन कर रहा है बिजनेस, तो वो गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड है। लेकिन अब जब हमारे कितना, खुद ही सोचो, पानी बताशे वाला होता है, तुम्हें पता होगा ये चीज़ है कि बहुत सारे मतलब जो बीटेक वगैरह हैं उनसे भी बहुत ज़्यादा कमाते हैं। हाँ, महीने का 60-60 हज़ार, कोई 1 लाख 2 लाख तक कमाते हैं पानी पूरी वाले। लेकिन क्या वो गवर्नमेंट के अंडर रजिस्टर्ड है ना? सुबह आए, अपना खिलाए और बांध बूंद के निकल गए, शाम को अपना घर में एंजॉय कर रहे हैं। तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, पैरेलल इकोनॉमी इसको बोलते हैं। अंडर डिक्लेयर्ड इनकम, ये इनकम हमें पता ही नहीं चलती है, ठीक है, ये हमें पता ही नहीं चलती है। क्लियर, ये हमें पता ही नहीं चलती है, अनडिक्लेयर्ड इनकम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर फॉल्स विद रिस्पेक्ट टू सिंपल मॉडल ऑफ, ये सर्कुलर इकोनॉमी भी मैंने बताया, जब हम आगे पढ़ेंगे तो। मशीन्स, टूल्स, इम्प्लीमेंट्स आर एंड बिल्डिंग्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ विच टाइप ऑफ गुड्स? कंज्यूमर गुड्स, इंफीरियर गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स या फिर कैपिटल गुड्स? मशीन, टूल, ये सब किस में आएंगे? खुद ही सोचिए, खुद ही सोचिए किस में आएंगे। ये आएंगे आपके कैपिटल गुड्स में, पूंजीगत माल में, क्योंकि ये पूंजी है एक तरह से, ठीक है। जैसे कि मान लो कि टूल्स हैं, मशीन है, तो मशीन का यूज़ किस में किया जाएगा भाई? कोई चीज़ फाइनल और चीज़ निवेश करते हैं लोग कैपिटल का, ठीक है, मतलब मशीन्स और टूल्स का, तो वो कैपिटल गुड्स में आएगी, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड वो होता है जिसका यूज़ करके आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है। कंज्यूमर गुड मैंने आपको बता दिया, जो डायरेक्टली कंज्यूम होता है। जॉन मेनर्ड केनेस, बेस्ट नोन फॉर हिज इकोनॉमिक थ्योरीज, हेल्ड फ्रॉम विच कंट्री? तो कहाँ से थे ये हमारे कीन्स जी? तो हमने देखा था, इनको हम किस नाम से जानते हैं? ही इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इनको हम फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं? सही है सभी का, मोहित शेखावत। तो यहाँ पे अगर बात करें सही आंसर क्या होगा, ये इंग्लैंड से, तो ऑप्शन नंबर डी माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं एडम स्मिथ को, जिन्होंने वेल्थ ऑफ नेशंस नाम की किताब लिखी थी, एडम स्मिथ जी को। अगला है हमारा, डैश इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट्स सच एज कंज्यूमर्स, रिसोर्सेज, ओनर्स एंड फर्म्स, ठीक है। अच्छा ये बताओ, जैसे मैं बोलता हूँ अनएम्प्लॉयमेंट, हम पढ़ रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, यानी बेरोजगारी, तो ये माइक्रो में रखोगे कि माइक्रो में रखोगे? मैक्रो में कि माइक्रो में? तो जहाँ हम इंडिविजुअल की स्टडी कर रहे हैं, सिंपल माइक्रो होगा, ख़त्म, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट मैक्रो में आएगा, क्योंकि बड़े लेवल पे पढ़ रहे हैं ना पूरा, कि भाई अगर ये एक टाइप की बेरोजगारी है तो ये किस तरह की बेरोजगारी। अगर हम इंडिविजुअल के बारे में पढ़ेंगे तो माइक्रो में आएगा। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी इज द अनदर नेम फॉर विच ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स? इनकम एंड अनएम्प्लॉयमेंट, वही एक तरह से पूछ लिया, जब भी मैं थोड़ा सा पूछने की आपसे कोशिश कर रहा था कि भाई जैसे नेशनल इनकम है, राष्ट्रीय आय है, एम्प्लॉयमेंट थ्योरी है, तो ये सब आती हैं। इन्फ्लेशन जब हम पढ़ेंगे, मुद्रास्फीति, तो पढ़ेंगे कि भाई एक जनरल थ्योरी चलती है फिलिप्स जी की, कि अगर मुद्रास्फीति रहेगी, इन्फ्लेशन रहेगा, तो लोगों का के पास रोजगार भी रहेगा, यानी अनएम्प्लॉयमेंट कम होता रहेगा। लेकिन फिर हमने देखा था कि वो एक स्टैगफ्लेशन करके सिचुएशन, देखा था नहीं, देखेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ें सारी आती हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। 18वां क्वेश्चन है, एन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी इज़ बेस्ट डिफाइंड। टोटल 30 क्वेश्चन हैं, ठीक है तो और भी आई थिंक 35-36 क्वेश्चन है, तो वो 5-6 होमवर्क के लिए होंगे, 30 तक करेंगे, फिर टॉपर्स का अनाउंसमेंट होगा कि कल के टेस्ट के, ऑल इंडिया टेस्ट 3 के टॉपर्स कौन रहे, ठीक है, उनका क्या होगा, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, माला वाला क्या बोलते हैं पता नहीं। इंडस्ट्रियल इकोनॉमी इज बेस्ट डिफाइंड एज एन इकोनॉमी हुज 50% और मोर प्रोड्यूस वैल्यू कम्स फ्रॉम द डैश सेक्टर। एक औद्योगिक अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छी तरह की एक ऐसी अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया गया है जिसका 50% या अधिक उत्पादन मूल्य डैश क्षेत्र से आता है। इंडस्ट्रियल, तो इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं,
इंडस्ट्री इंडस्ट्री कहाँ पे सेटअप की जाती है? सेकेंडरी में, क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर को ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोलते हैं। यहाँ पे जो लोग एम्प्लॉयड रहते हैं उनको हम ब्लू कॉलर जॉब्स बोलते हैं, कि ब्लू कॉलर जॉब्स हैं यहाँ पे जो जॉब्स होती हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्शन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो कि हम सेकेंडरी सेक्टर के तौर पर देखते हैं। एन अनएक्सपेक्टेड राइज इन सेल्स, करो क्वेश्चन अच्छा है। एन अनएक्सपेक्टेड राइज इन सेल्स ऑफ अ प्रोडक्ट लीड्स टू, किसी उत्पाद की एकदम से बिक्री हो गई, जैसे कि मान लो कि मैं आपको बोलता हूँ, एक टी शर्ट है, ठीक है, कोई कंपनी टी शर्ट बनाती है, ठीक है। अब उसकी टी शर्ट में लिखा हुआ था मैंने खट्टी टॉफ़ी खाई है, ठीक है, मैंने खट्टी टॉफ़ी खाई है, मतलब लेटेस्ट वाली मीम्स वगैरह। तो एकदम से क्या हुआ कि भाई मैंने खट्टी टॉफ़ी है खाई का ट्रेंड चल गया, ठीक है। हाँ तेनू मिच मैनू विच प्यार कर दे, ऐसे करके वो गाना हुआ है, ठीक है। तो ऐसे करके फ़नी कुछ मीम्स लिख दी, तो एकदम से उस कंपनी की सेल बढ़ गई। अब सेल बढ़ गई तो उससे क्या होगा बताएं? प्लान्ड एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्री, प्लान्ड डीक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन का मतलब होता है इकट्ठा होना, डीक्यूमुलेशन का मतलब होता है ख़त्म होना, ठीक। इन्वेंट्री क्या होती है? तो जैसे इस कंपनी की जो टी शर्ट होंगी कहीं पड़ी होंगी भाई थोक में, गोदाम में, तो उसको इन्वेंट्री बोलते हैं कि भाई तुम्हारी इन्वेंट्री में कितनी टी शर्ट है? तो हमारी इन्वेंट्री में 5,000 टी शर्ट पड़ी हुई हैं। एकदम से क्यों 5,000 हमने रखी हैं? क्योंकि हमें पता है कि भाई महीने में ऐसे ही बिकती हैं, 4,000 से लेके 5,000 तक के बीच में बिकती हैं महीने में। लेकिन भैया खट्टी टॉफ़ी तो ट्रेंड में आ गया, तो 10 दिन के अंदर खड़ाक खड़ाक 10 दिन के अंदर ही। वैसे क्या होता था कि भाई 10 दिन में क्या होता था, 10 दिन में बिकती थी वही 2,000 लगभग, 1,500-2,000। लेकिन अभी भैया 10 दिन में तो 4,000 बिक गई या फिर पूरी निकल गई। तो क्या एक्यूमुलेशन हो रहा है क्या इन्वेंट्री का? ना, डीक्यूमुलेशन हो रहा है। प्लान्ड तरीके से हो रहा है ना, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड तरह से हो रहा है, एक्सपेक्टेशंस थी नहीं, तो यानी प्लानिंग भी नहीं करी होगी हमने उस चीज़ की। तो खाली तो मंथ के एंड में वैसे भी होनी थी वो, ठीक है, धीरे धीरे, लेकिन वो प्लानिंग हमें पता है, लेकिन ये अनप्लान्ड जाएगा, अनप्लान्ड डीक्यूमुलेशन। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है 20th नंबर। और आज का जो लेक्चर तो उसमें खट्टी टॉफ़ी आपने देखा होगा। किस किस ने लेक्चर देखा है करंट अफेयर वाला, जल्दी से बताइए, और कैसा लगा था आपको लेक्चर? विच ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स डील्स विद दी। और मुझे करंट अफेयर्स उसमें जो आज का लेक्चर पढ़ा उसमें कुछ चीज़ें अभी इंप्रूव होंगी, बिकॉज ऑफ पहला था, मुझे पता है 2 चीज़ों पे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होना है, थोड़ा सा स्पीड पे, है ना, स्पीड में थोड़ा जल्दी जल्दी न्यूज़ निकल रही थी, तो वो चीज़ अब नहीं होगी। और कैटेगराइज वे में आपको मिलेगी, जैसे अवार्ड्स एक साथ, नेशनल न्यूज़ एक साथ, स्टेट न्यूज़ एक साथ, और आराम आराम से हम लोग करेंगे, और उसमें बाकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी कवर करते चलेंगे, सो दैट आपको ऐसा ना हो कि सर पहले तो एक्स्ट्रा इन्फो करते थे लेकिन अभी नहीं एक्स्ट्रा इन्फो। तो वैसे तो एक्स्ट्रा इन्फो तो था, आपने देखा होगा, लेकिन और उसको ऐड किया जाएगा, उससे आपका स्लो भी हो जाएगा न्यूज़, एंड काफ़ी अच्छा लगेगा आपको देखने में, ठीक है। सर का पूरा नाम पता चल गया, श्री परमार कुप्पुस्वामी अपन। अच्छा, साउथ इंडिया से हैं क्या हम? हमें तो पता ही नहीं था। विच ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स डील्स विद द डेप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, स्टॉक एंड पोल्यूशन विच आर रिजल्ट ऑफ रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स इसको बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पे एनवायरमेंट का कुछ ना कुछ रोल है। चलो हिंदी में सर, क्या हिंदी में? हिंदी में भी तो है क्वेश्चन। हिंदी में क्वेश्चंस हैं तो हाँ, वो ठीक है, पढ़ नहीं रहा हूँ मैं, लेकिन आप पढ़ तो सकते ही हैं, फालतू में वही है ना कि फिर टाइम डबल जाएगा। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम वही होता है आपका कि सस्टेनेबल तरीके से, जैसे कि आप मैंने बताया था ना कि भाई एग्रीकल्चर भी कर रहे हो, लाइफ स्टॉक भी पाल रहे हो, ठीक है, पता चला तालाब है, थोड़ा सा तालाब पानी भर लिया कहीं पे, फिशेस भी पाल रहे हो, तो वो सब आ जाता है इंटीग्रेटेड एक तरह से फार्मिंग सिस्टम है। ऑल मिलिट्री ट्रांसफर और काइंड सेंट बाई माइग्रेंट्स टू देयर प्लेस ऑफ ओरिजिन, क्या क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं रेमिटेंस। रेमिटेंस क्या होता है? जो लोग बाहर रह रहे होते हैं और भारत में पैसा भेजते हैं, फिर कहीं पे भी अपने देश में पैसा भेजते हैं, जैसे भारत के लोग हैं, कोई यूएसए में, कोई ऑस्ट्रेलिया में, तो भारत में जो पैसा भेजेंगे उसको रेमिटेंस बोलते हैं, और इंडिया इसमें टॉप पे आता है। इंडिया, अभी ग्लोबल रेमिटेंस रिपोर्ट आई थी जनवरी, करंट अफेयर में देखे थे, इंडिया फर्स्ट नंबर पे, मैक्सिको दूसरे नंबर पे। सबसे ज़्यादा इंडिया को रेमिटेंस यूएसए से आता है ना। पीपल लाइक स्मॉल फार्मर्स एंड सीजनल वर्कर्स हु रेगुलरली मूव इन एंड आउट ऑफ पॉवर्टी आर कैटेगराइज्ड एज। तो काफ़ी सारे हमारे छोटे किसान होते हैं, या फिर सीजनल वर्कर जैसे फॉर एग्जांपल जिनको सीज़न में काम मिलता है, सीज़न इन दी सेंस कि भाई जैसे होली आ रही है अभी, ठीक है, तो काफ़ी लोग जो रंग वगैरह बनाते हैं, पिचकारी वगैरह बनाते हैं, तो उनको काम मिलेगा, ठीक है। तो हो सकता है बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन से निकल जाए। फिर जब सीज़न जाएगा तो पता चला फिर बीपीएल में चले गए, बिलो पॉवर्टी लाइन में चले गए। तो क्या है, ऊपर नीचे, अच्छी फसल हो गई तो बीपीएल से निकल आई, ख़राब फसल हो गई, फसल चली गई। क्योंकि फार्मर्स भी कई तरह के होते हैं। स्मॉल एंड मार्जिनल का मतलब होता है एकदम सबसे नीचे लेवल के फार्मर्स, नीचे इन दी सेंस बहुत कम पार्ट ऑफ लैंड है, फिर किसी के ज़मीन में काम करते हैं,
ठीक है, तो वो टाइप क्या होते हैं, कभी बीपीएल में कभी एपीएल में, इस तरह से। तो यानी इनको बोलते हैं चर्निंग पुअर, चर्न हो रहे हैं दोनों के बीच में, बीपीएल और एपीएल के बीच में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर इंडिविजुअल हेल्थ, के लिए इंपॉर्टेंट कौन सा नहीं है? तो भाई ऑब्वियस सी बात है, सोशल इक्वलिटी ज़रूरी है, पब्लिक क्लीनलीनेस हारमोनी ज़रूरी है, लेकिन ट्रांसपोर्ट ये कोई बहुत ज़रूरी चीज़ नहीं इंडिविजुअल के हेल्थ के लिए। ईपीएफ में पी क्या का मतलब क्या है? ठीक है, ईपीएफ का में पी का तो एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, तो प्रोविडेंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। व्हाट इज़ दी, और ईपीएफओ में कोई वैकेंसी भी निकली ना अभी, आई थिंक, है ना? पता नहीं, आई थिंक शायद कोई ज़्यादा तो नहीं निकली, लेकिन वैकेंसीज निकली हैं आई थिंक ईपीएफओ में। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इमिग्रेशन ऑफ अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ अ कंट्रीज हाईली स्किल्ड हाईली एजुकेटेड प्रोफेशनल पॉपुलेशन टू अदर कंट्रीज ऑफरिंग बेटर इकोनॉमिक्स एंड सोशल अपॉर्चुनिटीज़ कॉल्ड? किसी देश की अत्यधिक कुशल उच्च शिक्षित पेशेवर आबादी के एक महत्वपूर्ण अनुपात को बेहतर आर्थिक और सामाजिक अवसर प्रदान करने वाले अन्य देशों में प्रवास को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं, बस करो, बस रुक जाओ, 5 क्वेश्चन और कर लो, फिर अभी अनाउंसमेंट करते हैं टॉपर्स का अपने। सर टुडेज करंट अफेयर्स ये क्लास लुकिंग लाइक वाव था। अच्छा मैंने आपसे पहले ही बोला था, और बहुत टाइम लगा यार, बहुत टाइम, बहुत मेहनत लगी उसमें, ठीक है, बहुत। तो खैर यहाँ पे वो आपको पता भी चला होगा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होता है? यहाँ पे सही आंसर होगा ब्रेन ड्रेन बोलते हैं, जैसे नहीं हमारे सुंदर पिचाई जी गूगल के सीईओ है, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला है। तो ये लोग अगर इंडिया में रहते तो इंडिया का फ़ायदा होता, लेकिन क्या हो रहा है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, यानी कि जो नॉलेज है, ब्रेन जो अच्छे ब्रेन हैं वो भारत से बाहर जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे पुल फैक्टर्स हैं, पुल फैक्टर्स हैं। पुल फैक्टर का मतलब है कि वो लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं कि हमारे यहाँ बेटर लिविंग स्टैंडर्ड देंगे तुमको, ज़्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी देंगे, जो इंडिया में इनको लग रहा था नहीं मिलेंगी, तो इस लोग यहाँ से प्लान कर गए, तो एक तरह से ब्रेन ड्रेन हो गया। कैरिंग कैपेसिटी एक एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में हम टर्म पढ़ते हैं, कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का मतलब होता है कि जैसे कि जापान वगैरह में हो रहा है, चाइना में हो रहा है, जैसे चाइना में डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इस तरह से हो रहा है कि यहाँ पे बहुत वर्किंग पॉपुलेशन थी, लेकिन धीरे 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 अब यहाँ की ओल्ड पॉपुलेशन, ओल्ड एज जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही थी। इसको हम बोलते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, डेमोग्राफी ट्रांजिट हो रही है। एड और ऑक्सिलरी टू ट्रेड क्या होते हैं बताइए जल्दी से, व्हाट आर द एड और ऑक्सिलरी टू ट्रेड? तो मैं आपको पहले समझा देता हूँ ये होते क्या हैं। तो इट इज़, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि दोज फंक्शंस दैट हेल्प businesses to move goods from production to consumption, भाई गुड प्रोड्यूस हो गया, अब प्रोडक्शन के बाद वो कैसे फाइनल कंज्यूमर के पास पहुंचेगा, उनको बोलते हैं एड और ऑक्सिलरी टू ट्रेड। प्रोड्यूस तो कर लिए ना, ये थोड़ी ना आएगा, प्रोड्यूस कर लिया आप, उसके बाद कंज्यूमर तक कैसे पहुंचेगा? सेलिंग बाइंग ये सब नहीं आएगा, ये मेन आएगा वेयर हाउसिंग। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो फैसिलिटेट कर रही हैं बीच में, जैसे कि हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं रिएक्शन में कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन को स्पीडन अप कर देता है, रिएक्शन करवाता नहीं, उसकी वजह से रिएक्शन नहीं हो रही, बट वो स्पीडन अप कर देता, फास्ट कर देता, तो उसको हम कैटलिस्ट बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो हमारा वेयर हाउस हो गया, ठीक है, ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है, वेयर हाउस हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ठीक है, एडवर्टाइज हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया हमारा, ठीक है, बैंकिंग हो गया, ये सारी जो चीज़ें होती हैं इंक्लूडिंग वेयर हाउसिंग, ये सब आते हैं एड और ऑक्सिलरी टू ट्रेड, ये नोट कर लेना, ठीक है। ट्रांसपोर्ट, माल ले जाना इधर से उधर, इंश्योरेंस, एडवर्टीजमेंट, बैंकिंग, वेयर हाउसिंग, सब एड और ऑक्सिलरी टू ट्रेड होते हैं। विच ऑफ द गिवन सेक्टर्स इज लार्जली ड्रिवन बाई कंसिडरेशंस ऑफ सोशल वेलफेयर? तो ये आसान है, पब्लिक सेक्टर, ठीक है, पब्लिक सेक्टर, पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट होता है। जो हम पढ़ रहे थे सोशलिज्म कैपिटलिज्म, तो जिसमें जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है उसमें गवर्नमेंट का रोल ज़्यादा रहता है, तो गवर्नमेंट मतलब पब्लिक, गवर्नमेंट का मतलब पब्लिक होता है, ठीक। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स CHSL 2023 इज करेक्ट रिगार्डिंग द सोशलिस्ट सोसाइटी इन द इकोनॉमी? जो समाजवादी सोसाइटी होती है उसके रिगार्डिंग कौन से कथन यहाँ पे सही है, ये आपको बताना है। द गवर्नमेंट डिसाइड्स व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड, सोशलिस्ट में क्या गवर्नमेंट डिसाइड करती है क्या बनाना है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स अंडर सोशलिज्म इज सपोज टू बी बेस्ड ऑन व्हाट पीपल नीड, ना कि डिमांड। तो बिल्कुल दोनों सही हैं अगर हम देखें तो। गवर्नमेंट डिसाइड करती क्या प्रोड्यूस होना है ऑन दी बेसिस ऑफ नीड, लोगों की ज़रूरत क्या है उसके हिसाब से। भाई डिमांड और सप्लाई पे तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी काम करती है, तो आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, बोथ 1 and 2। एंड इंडस्ट्रियल, लास्ट क्वेश्चन है, एंड इंडस्ट्रियल इकोनॉमी इज बेस्ट डिफाइंड एज एन इकोनॉमी, ये तो यार देख चुके हैं, ठीक है, ठीक है, इंडस्ट्रियल है ना, तो आंसर सेकेंडरी होगा, इसको देख चुके हैं। चलिए अब यहाँ पे होती हैं हमारी चीज़ें अच्छी ख़त्म, और
ये हैं आपके कुछ क्वेश्चंस, 7 क्वेश्चन जिनको आप खुद से करेंगे, ये आपके घर के लिए होमवर्क है, ठीक है। ये आपको मैं दिखा देता हूँ, जो लोग बैच में नहीं हैं, जो लोग बैच में हैं तो उनको तो वहाँ पे क्विज फॉर्मेट में मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा बताओ, फ्री मार्केट इकोनॉमी किसको बोलेंगे? तो फ्री मार्केट जहाँ पे फ्री मार्केट यानी कि सब कोई खेल सकता है, जिसका मन है, तब कैपिटलिज्म बोलेंगे इसको, ठीक है। तो ये आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक। आपको पीडीएफ तो मिल जाएगी। और बाकी जो लोग बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, जिन लोगों को नहीं पता किस तरह से चीज़ें काम करती हैं, तो ये बैच की क्लासेज जो मैंने फ्री कर रखी हैं, लाइव स्ट्रीम होती है उसकी यूट्यूब में, सो दैट अगर किसी कोई टॉपिक पढ़ना है, कोई सब्जेक्ट पढ़ना है, तो आप फ्री में पढ़ सकते हैं। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप पढ़ सकते हैं फ्री में। लेकिन अगर आपको रिकॉर्डिंग नोट्स वगैरह चाहिए तो उसके लिए है कि भाई बैच में आप एप्लीकेशन पे जाके पेमेंट करके उसके लिए एक्सेस ले सकते हैं। बाकी अगर आपको लगता है, और ये लेक्चर ख़त्म होने के आधे घंटे बाद तक पब्लिक रहते हैं, तो अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपको लगता है कि नहीं रिकॉर्डिंग्स चाहिए, नोट्स हैंड रिटन इंग्लिश हिंदी दोनों में, एंड क्विजेज है, तो वो आप जो है बैच में आपको मिल जाएंगी। परमार अकेडमी एप्लीकेशन है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, ये वेबसाइट है। जो लोग आईफोन के यूज़र्स हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आईफोन का लिंक मांग सकते हैं। आईफोन में मतलब लिंक आपको मांगना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन आईडी एंटर करनी पड़ेगी, 3456 234। क्लियर? तो अब यहाँ पे अनाउंस हो जाता है टॉपर्स का अनाउंसमेंट, जो ऑल इंडिया टेस्ट 3 के हमारे चमचमाते हुए टॉपर्स। तो कल टेस्ट हुआ था और रफली कितने लोगों ने टेस्ट अटैम्प्ट किया था? आई थिंक 15 मिनट में, क्योंकि 15 मिनट के लिए खुला था। लेकिन अब अगले मंथ, अगले वीक से ये सोच रहे हैं कि भाई उसको रफली 1 घंटे के लिए तो रखेंगे ही, ठीक है। 1 घंटे इन द सेंस ऐसा नहीं 1 घंटे, टाइम आपको 15 मिनट ही मिलेगा, लेकिन 1 घंटे के दौरान कोई भी अटैम्प्ट कर सकता है। लेकिन क्योंकि कई बार होता है कि 12 बजे किसी को कुछ काम होता है, कोई भूल जाता है कि हमें टेस्ट भी अटैम्प्ट करना था, कुछ काम निकल आता है 12 बजे, तो वो अटैम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए या तो 1 घंटे, या देखेंगे कि भाई ऐसे को कर दिया, सुबह 10 बजे खोल दिया और शाम को अनाउंसमेंट हो रहा है, शाम को मतलब 6 बजे आखिरी स्लॉट है टेस्ट का। तो इससे क्या होगा कि नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स बढ़ेंगे। मतलब अटैम्प्ट्स तो आप दे सकते हो, अभी भी जाके टेस्ट दे सकते हो, लेकिन वो मैं बोल रहा हूँ कि विनर्स के हिसाब से। तो भाई 15 मिनट में लगभग इतने लोगों ने, 3700+ लोगों ने टेस्ट को अटैम्प्ट किया था। कुछ लोगों को क्योंकि ग्लिच भी आ जाता है ना, तो इस वजह से थोड़ा सा होता है। सर जय हिंद, हिंदी में क्या करंट अफेयर्स के लिए आप सब्सक्रिप्शन लेना लो क्या? आप जो वीडियो देते फ्री में, कौन सी करंट अफेयर्स के लिए? कौन सी करंट अफेयर का? तो हाँ वो कोर्स है, करंट अफेयर्स का कोर्सेज सेक्शन में जाओगे तो करंट अफेयर सेक्शन में आपको दिख जाएगा। करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ अभी 2-3 दिन में आपको मिल जाएगी इंग्लिश की, और उसके 1-2 दिन बाद हिंदी की मिल जाएगी, ठीक है। जैसे पिछली बार था जनवरी में, वैसे ही आपको मिल जाएगी, ठीक है। क्या डाउट सॉल्विंग सेशन आदित्य? चलो भाई, तो हमारे 5th रैंक आई है किसकी? तो टोटल स्टूडेंट, अच्छा इतने लोगों ने अटैम्प्ट किया, ठीक है, 4669 लोगों ने। 25 नंबर स्कोर करने वाले 4 लोग रहे, और 24 नंबर स्कोर करने वाले 3 लोग रहे, ठीक है। ये डेटा निकल के आया सामने। चलो भाई, तो इसमें टॉपर रहे 5th नंबर पे, पिछले भी में भी टॉपर थे, आई थिंक 2nd नंबर पे थे, 2nd और 3rd में थे शुभम कुमार। और ये आई थिंक CDS वगैरह भी, NDA वगैरह भी क्लियर करके रखे हुए हैं, देहरादून उत्तराखंड से हैं। 24 नंबर लाए हैं, 12 मिनट और 10 सेकंड का समय लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू शुभम जी। फ़ोटो मिल नहीं पाई है क्योंकि थोड़ा सा जल्दी जल्दी में फ़ोटो लोगों की नहीं मिल पाई इनकी, क्योंकि पिछली बार की थी तो आ गई। सीमा जी ने 25 मार्क्स स्कोर किए, 13 मिनट और 28 सेकंड का टाइम लिया है। दीप दीपविंत दीपनविता हल्दर वेस्ट बंगाल से हैं, SSC GK 2.0 बैच से हैं, वेस्ट बंगाल से हैं। 11 मिनट और 44 सेकंड का टाइम लिया है, 25 नंबर स्कोर किए हैं। सुब्रत मिश्रा जी ने स्कोर किया 25 मार्क्स, 10 मिनट का टाइम लिया। शिवम शर्मा जी हैं हमारे विनर, फर्स्ट रैंक, तो तालियां हो जाए शिवम जी के लिए। 25 नंबर, 9 मिनट और 49 सेकंड, ठीक है। तो अगला हमारा जो टेस्ट होगा वो होगा 4th नंबर का, संडे को। टेस्ट आपका परमार अकेडमी ऐप पे फ्री होता है, सभी के लिए लाइव होता है, और कुछ चुन्नू मुन्नू सा टेस्ट नहीं होता है। वो आप जो लोग टेस्ट देते हैं उन्हें पता होगा कि एग्जैक्ट जो SSC का लेवल रहता है उसी लेवल में टेस्ट होता है। एंड दूसरी चीज़ कि अगर आपने उसके सोल्यूशंस देखे हों तो सोल्यूशंस भी कायदे के डलवाए जाते हैं, फालतू के मतलब खाना पूर्ति टाइप सोल्यूशंस वो नहीं होते हैं, तो उनके भी नोट्स बनाते चलिएगा। अभी जो लोग बैच में हैं, जिन जो चीज़ें अभी कर रहे हैं एकदम बिगनर लेवल पे, तो उनके लिए तो मैं यही बोलूँगा कि आपके लिए एकदम मैंडेटरी नहीं है। अगर आपका ये है कि भाई चीज़ें हो चुकी हैं, सिलेबस ख़त्म हो चुका है, आप पिछले बैच के स्टूडेंट हैं, या फिर आपकी चीज़ें हो चुकी हैं, तो आप सीरियसली इसको अटैम्प्ट कीजिए। अटैम्प्ट तो आप करिए ही, ठीक है। आपने चाहे जितना भी पढ़ा हो फ्री है, ठीक है। और कुछ ऐसा तो है नहीं कि भाई इसके बेसिस पे कोई जज कर लेगा, तो आप उसको करिए, भले सॉल्यूशंस वगैरह मत देखिए, ठीक है। वैसे तो मैं एडवाइस करूँगा कि आप जो लोग PYQ सीरीज़ में रेगुलर हैं खासकर, या फिर
थोड़ी भी चीज़ें हो रखी हैं तो आप डेफिनेटली सोल्यूशन देखिए, क्योंकि सोल्यूशन बहुत ध्यान से डाला जाता है सोल्यूशन उसमें, सो दैट वो आपको हेल्प करे, ठीक है। फालतू का सोल्यूशन नहीं होता है कि भाई बस सोल्यूशन नाम का सोल्यूशन है कि उससे भाई अगर कोई एक भी चीज़ ऐड की जाती है तो इसलिए की जाती है सो दैट उसके आने के चांसेस हैं एग्ज़ाम में, इसलिए उसको ऐड किया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब खान अब्दुल गफ़ार खान पे क्वेश्चन है कि भाई इनको किस नाम से जानते हैं, सीमांत गांधी, तो ऐसा नहीं कि भाई उसमें खान अब्दुल गफ़ार खान का जन्म कहाँ पे हुआ था, उनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। चलिए भाई, तो कल हम लोग का एकदम मेन कोर चीज़ तो कल से स्टार्ट हो रही है। तो सर आज क्या हम लोग के साथ मोए मोए किया आपने? नहीं। आज वाले से भी इतने जो क्वेश्चन देखे हैं वो किसी और एग्ज़ाम के तो देखे नहीं ना, ये सब एसएससी के ही क्वेश्चन है ना, और किसी एग्ज़ाम से तो है नहीं, ठीक है। तो इससे भी भर के क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन कल से क्या कि कल से वो वाली चीज़ें होती हैं जिससे आपको बड़ा डर लगता है, समझ नहीं आता है, लेकिन वही इंटरेस्टिंग चीज़ भी है, मज़ा भी आता है, ठीक है। तो वो चीज़ें हमारी कल से स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। और लास्ट में पता नहीं क्या दिक्कत हो जाती है मेरे यूट्यूब पे, काम ही नहीं करता है, इसके कच्चे क्लियर करने पड़ते हैं। कच्चे तो समझते हैं ना, कैश, कैश बोला जाता है ना, CACHE। तो कच्चे भी देखो क्लियर किए हैं अभी, आई थिंक आ गया होगा, ठीक चलेगा शायद, पर देखते हैं। पता नहीं एकदम कमेंट्स वगैरह दिखते ही नहीं है यूट्यूब में, क्या ही ग्लिच है। चल नहीं यार, चल नहीं रहा ये, ठीक है। कमेंट्स मुझे दिख नहीं रहे, रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है ये लास्ट में। खैर कोई नहीं, मिलते हैं अब कल की क्लास में 6:30 PM पे। तो अब से लेक्चर को मिस मत करिएगा, अगर इकोनॉमिक्स को करना है स्ट्रॉन्ग तो जो भी लेक्चर्स अभी आपको मिलेंगे तो उस पर मिस मत करिएगा, मैं आपसे हाईली एडवाइस करूँगा। सिर्फ 2 हफ्ते की बात है, 2 हफ्ते में आपके मैं इकोनॉमिक्स को यहाँ से यहाँ कर दूँगा। आप चाहे फिर उसके बाद यूपीएससी के CDS CAPF इनके भी क्वेश्चंस उठा के देख लेना, मैं सिर्फ एसएससी की बात नहीं कर रहा हूँ, उनके भी क्वेश्चंस आप उठा के देख लेना, ठीक है। वो भी आप आराम से कर देंगे। ऑलराइट, थैंक यू सभी को, मिलते हैं कल, धन्यवाद। और किसी को कोई डाउट तो मुझे दिख नहीं रहा है, तो मैं लेक्चर को यहाँ पे एंड करता हूँ। थैंक यू टू ऑल। बाकी तो बैच रिगार्डिंग मैंने बता दिया है, ठीक है। ये आधे घंटे तक आपकी रहेगी रिकॉर्डिंग्स, बाकी अगर जिसको एनरोल वगैरह करना है तो वो एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट से कर सकता है। सर 30 में डाउट सा है प्राइमरी में, कौन सा 30 में? रुको रुको रुको, 30 में किसी को डाउट है? 30 में कौन सा? एक सेकंड, ये क्वेश्चन 30 में, ठीक है अभी। An industrial economy is best defined as an economy whose 50% or more produce value comes from the dash sector. ठीक, नहीं नहीं नहीं, सेकेंडरी होगा इसका, ठीक है। इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की बात हुई ना, इंडस्ट्रियल बेस्ट डिफाइंड एज एन इकोनॉमी हुज 50%, सेकेंडरी होगा इसका, ठीक है, सेकेंडरी ही होगा, ठीक है। चलिए थैंक यू सभी को। और किसी को डाउट तो नहीं है, देख लेते हैं, नहीं है, ठीक है, थैंक यू।